हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? रिप्लाई कीजिए बेटा, क्या आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? यस और नो? लर्न बिजनेस। हाँ बेटा, कल क्लास नहीं हुआ था, आज ले रहे हैं अपने पास में। हाँ, शिवाशीष नमस्ते बेटा, शंका वेलकम बेटा, सौमिता भुवन वेलकम बेटा, जय जगन्नाथ। रिप्लाई कीजिए गाइस, क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? क्या मीठी मीठी आवाज आ रही है? मीठी मीठी तो आज नहीं मिलेगी पक्का। हाँ, थोड़ा गला खराब है तो मुझे बताओ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ या ना? आ गया जमील बेटा, आ गया, दिखा अजय। यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मैं भी चेक कर लेता हूँ, साउंड ठीक आ रहा है नहीं यार। ओके हाँ, चलो मुझे भी आ रही है। स्टार्ट करें गाइस। तो भाई एक बात सुनो, लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने अपना चार्ट मेकिंग, माइंड मैप, जो चार्ट मेकिंग हम कर रहे थे, तो माइंड मैप के अंदर हमारे पास में हमने कंपनीज के इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन और फीचर, ये तीनों पार्ट कवर कर लिए थे। और एज यू नो, हम अपने कॉम्बिनेशन वाले पार्ट को ही पिक कर रहे हैं, है ना? हाँ, वेलकम बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो गाइज अभी हम आगे बढ़ने वाले, और आज मैं पिक करने वाला हूं हमारा एक और बेहतरीन टॉपिक। उसके हम बनाएंगे चार्ट्स, ठीक है? और साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। कौन सा पार्ट है आज हम करने वाले हैं बेटा अपने पास में? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। मोहम्मद अच्छा बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम। स्टार्ट करें तो बिना वक्त गवाए नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो भाई लोगों, स्टार्ट करते हैं, चलो। तो एज यू नो, वेन इट कम्स टू टॉपिक कि कॉर्पोरेट वेल क्या होती है, इसकी लिफ्टिंग या पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन से केसेस हैं, ध्यान रखना। इस टॉपिक के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके जुडिशियल केसेस। ये आपको याद रहेगा, जुडिशियल केसेस के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। इसके जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब ये नहीं, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट नहीं पूछता है आपसे। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो इन केसेस पे पूछता है। तो एज यू नो, इन सारे पार्ट्स के ऊपर अलग अलग केसेस हो चुके हैं, चाहे प्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू हो, जितने सारे पार्ट हैं हम ये पूरा कंसेप्ट क्लास में आप कवर कर चुके हैं, आप क्लासेस पूरी कवर कर रहे हैं इस टाइम पर। तो अभी मुझे इस पूरे पार्ट के बनवाने आपके साथ चार्ट बुक। तो आइए बिना वक्त गवाए, लेट्स बिगिन विद द पार्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इसके बनाएंगे हम चार्ट बुक, चले? तो यहां तक हमारा पार्ट हो गया था लास्ट क्लास के अंदर, हमने फीचर सारे कर लिए थे, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है? ओके, चलिए। तो पेन नोटबुक पेन निकाल लिए, हेडिंग बनाओ और चलो बढ़ते हैं आगे। और भाई लोगों सुनते रहना, हर चीज समझ में आएगी, ठीक है? हमारा फर्स्ट चार्ट, नेक्स्ट चार्ट बन रहा है हमारे पास में, लिखो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ऐसे जो बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं बेटा, सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, तो जो पेड क्लासेस लेके पढ़ रहे हैं, इवन हमसे पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है ये सेशन, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है, ठीक है? तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन के अंदर। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल स्टार्ट करते हैं। अब पहले ही मुझे बात बताओ, हमारा पहला पार्ट आया कि ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता क्या, हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी और अच्छे से तुम्हें आएगी जाने का, और पढ़ रखा है तो और मजा आने वाला है तुमको। ओके, सुनो, पहला वर्ड निकल के आया, एक तो अटेंडेंस लगाने वाला है, को लगा दो अटेंडेंस, इतने देख रहे हैं लाइव, है अटेंडेंस कम है तुम्हारी, अटेंडेंस मतलब लाइक का मतलब, है ना? ओके, कई बात बताओ, पहला वर्ड आया कॉर्पोरेट वेल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल? कैन यू प्लीज टेल मी, क्या पढ़ा आप लोगों ने इसके अंदर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल? ये सेम वर्ड पहले भी आया, इस सेम वर्ड का मतलब पहले भी डिस्कशन हुआ था जब आपने सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट सीखा था। वहां हमने एक वर्ड सीखा था कि कंपनीज की जो लाइबिलिटीज है वो कंपनी की होती है, कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती है। उस प्रोविजन को हमने नाम भी दिया था कि कंपनी बेवफा, याद है? कंपनी बेवफा, हमने इसको नाम भी दिया था। माय क्वेश्चन इज, कॉर्पोरेट वेल उसी को बोलते हैं क्या? एग्जैक्टली यस। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इज ए डिफरेंट टॉपिक। कॉर्पोरेट वेल का मतलब अलग होता है, लिफ्टिंग का मतलब अलग होता है, दोनों का मीनिंग समझते हैं। वेरी गुड जुबेर, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल लाजवाब बेटा। एग्जैक्टली, इट्स ए कर्टेन। कर्टेन वेल डजंट मीन कि कर्टेन हो सकता है, इट में भी कर्टेन, इट में भी वॉल, पियर्सिंग वर्ड यूज करते हैं उसके लिए हम लोग। हाँ जी शिवाजी, वेलकम बेटा। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे नोट करो। तो हम चार्ट बनाते हैं, चार्ट का पहला पार्ट हमारा, व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल? लिखो कॉर्पोरेट वेल इज ए शील्ड। क्या है भाई ये? कॉर्पोरेट वेल इज ए शील्ड। शील्ड कह लो, कर्टेन बोल दो, मतलब सेम है, ठीक है? इज ए शील्ड, या आई कैन यूज द वर्ड शेल। इज ए शील्ड और शेल। कौन सी शील्ड है? लिखो दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये पढ़ चुके हैं, दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी मेंबर्स। किसको देते हैं प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन टू दी मेंबर्स ऑफ ए कंपनी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। किसकी प्रोटेक्शन है? अगेंस्ट दी लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, अगेंस्ट दी लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी।
भाई कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जिसका मतलब ये निकल के आया कि भैया कंपनी अलग, मेंबर अलग। जिन लोगों ने कंपनी को बनाया, कंपनी कह रही है मैं तुमको नहीं जानती, तुम्हारे लिए लायबल नहीं हूं। बट यही एक बेनिफिट भी बनता है उन मेंबर्स के लिए जो जिन्होंने कंपनी बनाई कि भैया हमारे ऊपर तो एक प्रोटेक्शन की शील्ड है कि कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की है, हमारी नहीं है। ये शील्ड है, ये प्रोटेक्शन है। अब यहां पर वर्ड आया लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है। अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, देन योर आंसर विल बी दिस। ओके, आपका आंसर ये होता कि भैया कॉर्पोरेट का मतलब ये होता है। बट अगर क्वेश्चन यहाँ मेनली क्या आता है, लिफ्टिंग का मतलब क्या है, लिफ्ट का मतलब क्या होता है, लिफ्ट में उठाने का मतलब क्या है। उठने का मतलब पर्दा जिस दिन उठ गया उस दिन वो मेंबर जो उस तरफ बैठे हुए हैं जिन्होंने कंपनी बनाई और जो कह रहे हैं हम लायबल नहीं है, पर्दा जिस दिन उठेगा, पर्दा कौन उठाएगा, टेल मी गाइस, ये पर्दा कौन उठाएगा, कोर्ट उठाता है भाई। याद रखना, लिफ्टिंग कभी भी किसी की मर्जी से नहीं होती है, कोर्ट के ऑर्डर से होती है। तो एक लाइन कॉमन रहेगी हमेशा, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये वर्ड आप हमेशा लिखेंगे अपने आंसर्स के अंदर, ठीक है। तो लिफ्टिंग का मतलब क्या सीखा था सर, लिफ्टिंग का मीनिंग सीखा था हम लोगों ने, क्या था, लिफ्टिंग का मतलब होता है इग्नोरेंस और डिसरिगार्ड। द वर्ड इज कॉल्ड इग्नोरेंस और डिसरिगार्ड। ये जो पार्ट है ना, इसका मतलब होता है इग्नोरेंस या डिसरिगार्ड कर देना। मतलब डिसरिगार्ड का मतलब, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, देखो लोग के अंदर ना इग्नोरेंस का मतलब वो इंग्लिश वाला मीनिंग नहीं होता भाई। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि नॉर्मली एक तरीके से आप उसे वायलेट कर रहे हो, आप उसे छोड़ रहे हो, आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो पॉइंट इज कॉल्ड इग्नोरेंस कर देना या डिसरिगार्ड कर देना। किसको बेटा, अब बात सुनना, किसको डिसरिगार्ड कर रहे हो, किसको इग्नोर कर रहे हो। तो अब पूरा मीनिंग पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है, अब जोड़ना है दोनों वर्ड को। अगर लिफ्टिंग का मतलब इग्नोरेंस है और कॉर्पोरेट वेल का मतलब वो शील्ड है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है मेंबर्स को, तो पूरा मीनिंग क्या बना, द मीनिंग इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल सिंपली मींस दैट, क्या बोलेंगे भैया, इग्नोरेंस दिस शील्ड, उस शील्ड को इग्नोर करना जो प्रोटेक्शन दे रही थी मेंबर को कंपनी की लायबिलिटी की साइड से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने उसी शील्ड को ब्रेक कर दिया, उसी शील्ड को इग्नोर कर दिया, तो क्या मेंबर्स लायबल होंगे। अब बताओ, नॉर्मल केसेस के अंदर मेंबर्स लायबल नहीं होते, रिमेंबर एज पर द सेपरेट लीगल एंटिटी। आपने पढ़े केसेस, सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन, ली वर्सेस ली। बट द पॉइंट इज, अगर उसी शील्ड को हटा दिया जाए तो क्या अब मेंबर्स लायबल होंगे, आंसर है हां। तो वर्ड क्या है, इग्नोर कर देना या डिसरिगार्ड कर देना उस शील्ड को जो कि प्रोटेक्शन दे रही थी मेंबर्स को, मेंबर्स को जो प्रोटेक्शन दे रही थी। तो क्या बोलेंगे, किस लिए करो डिसरिगार्ड, ये भी पढ़ लो। हम डिसरिगार्ड करते हैं इसलिए, लिखो टू लुक बिहाइंड, ये देखने के लिए, टू लुक बिहाइंड द रियल पर्सन, टू लुक बिहाइंड द रियल पर्सन हु इज इन डिफॉल्ट, हु इज इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वर्ड यूज कर दूं या आई कैन यूज द वर्ड हु डिड द रॉन्ग डन, जिसने गलत काम किया और जिससे कंपनी को नुकसान हुआ, या आई कैन यूज द वर्ड, या तो यू आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं यहां पर, टू लुक बिहाइंड द रियल पर्सन इन डिफॉल्ट, या इसी के प्लेस पर हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, कौन सा, टू लुक बिहाइंड। लिख लो, लिखना आना चाहिए आपको, टू लुक बिहाइंड। और प्लीज चार्ट बनाने मेरे भाई ध्यान रखना, टू लुक बिहाइंड द रियल पर्सन, लो लिखोगे तो याद होता है। और यहां पे हम पूरा नहीं कर रहे हैं, हम अपना चार्ट मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन कौन सा, हु डिड द रॉन्ग डन, जिसने कुछ गलत काम किया, और नुकसान किसको हुआ, कंपनी को नुकसान हुआ। तो ये एक फर्स्ट पैरामीटर है, मीनिंग है हमारा किसका, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का। बोलो क्लियर हुआ कि यही आप लोगों ने पढ़ा कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल बोले तो शील्ड, दैट शील्ड प्रोटेक्शन देती है, उस शील्ड को इग्नोर कर देना, ये चेक करने के लिए कि कौन था वो रियल पर्सन की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ, जिसके मिसकंडक्ट से नुकसान हुआ। रॉन्ग डन का एक मीनिंग और भी होता है, इसको लिख लो, रॉन्ग डन कहूं या इसी को बोलते हैं मिसकंडक्ट, यू कैन यूज द वर्ड मिसकंडक्ट। रिमेंबर, जो काम करना था वो नहीं किया, उसका अपोजिट में काम किया आप लोगों ने, क्लियर है। तो ये था मेरा फर्स्ट मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल, क्लियर है। आगे बढ़ू, अब आते हैं हमारे पास में कि मेन क्वेश्चन किस पे आता है इस पे। अब आती है बात यहां पर कि सर एक बात सुनो, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कौन करता है, मेरा पहला क्वेश्चन, टेल मी, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कौन करता है, बताओ, लिफ्टिंग कौन करता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, रेगुलर क्लास की तरह मैंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया, अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक में ना, बात चार्ट बना रहा है। वहां मैंने पेपर लिया था, उसको फाड़ के दिखाया था, शीट बनाई थी, होल बनाया था, कहानी सुनाई थी, तो दैट टॉपिक विल बी लेंथी, ओके। तो एज पर द रेगुलर कोर्स के अंदर अभी हमारे पास में उसको चार्ट के कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो बताओ लिफ्टिंग कौन करता है, लिफ्टिंग कौन करता है, मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा, लिफ्टिंग होने पर होगा क्या, मेरा दूसरा क्वेश्चन, लिफ्टिंग होने पर क्या होगा। दो क्वेश्चन है, रिप्लाई करो। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। वेरी गुड स्नेहा, तुलसी, जुबैर, वेरी गुड। स्वामिता, करेक्ट है भाई। तुलसी करिए एक बार वो वाला लाइन रीड कर दो। तुलसी लाइन है, कॉर्पोरेट वेल इज अ शील्ड दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मेंबर ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, का मतलब ये लिखवा है, ठीक है। तो वेरी गुड। लिफ्टिंग हमेशा कौन करेगा भाई, कोर्ट विल लिफ्ट द वेल। कोर्ट के पास ही अथॉरिटी है। अगर तुम भी किसी कंपनी, एग्जांपल समझो, अगर मुझे किसी कंपनी में, तुम्हें किसी कंपनी में डाउट है कि उसमें घोटाला चल रहा है और तुम्हें नुकसान होने वाला है, तो उस केस में तुम भी कोर्ट के पास ही जाओगे, क्योंकि लिफ्टिंग करने का अधिकार कोर्ट के पास है। लिफ्टिंग क्यों होती है, लिफ्टिंग इसलिए होती है ताकि चेक कर सके कि किसकी वजह से नुकसान हो रहा है। कंपनी कौन है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी खुद से थोड़ी कुछ काम कर रही है। बेशक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बट कंपनी खुद से थोड़ी कुछ करेगी भाई, उसमें बैठे लोग करेंगे। तो लोग कौन है ये पता करने के लिए हमेशा कोर्ट क्या करता है, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करता है, मतलब शील्ड को हटा देता है, ये चेक करने के लिए कौन था। इज इट क्लियर। आगे दूसरा, लिफ्टिंग होने से होगा क्या, बताना क्या होगा। लिफ्टिंग होने से होगा बेटा, लिखो पर्सनल लायबल, पर्सनल लायबल, पर्दाफाश होगा। और क्या होगा, पर्सनल लायबिलिटी आएगी। किसकी आएगी, उन लोगों की जिनकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। याद रहेगी बात। तो पर्सनल लायबिलिटी का मीनिंग वही है जिसे हम अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। ये मीनिंग चेंज कभी नहीं होने वाला। जब तक लो पढ़ोगे पर्सनल लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब एकदम सेम रहेगा। तो पॉइंट क्या है, पर्सनल लायबिलिटी मतलब क्या बोलेंगे कि आपकी पर्सनल एसेट्स यूज हो सकती हैं, योर पर्सनल एसेट्स, द पर्सनल एसेट्स, आपका बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी कैन बी हेल्ड लायबल, कैन बी हेल्ड लायबल, उन्हें लायबल किया जा सकता है। विच मीन्स आपकी कोर्ट आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार दे देगा कंपनी के नुकसान को पूरा करने के लिए। क्लियर है भैया। हाँ जी, हाँ जमील, पनिशमेंट यही है बेटा। हाँ, पनिशमेंट का मतलब यही है, कौन सा, पर्सनल लायबिलिटी वाला पार्ट। ओके, यहां पे जेल नहीं भेज रहे उनको। ओके, आगे आता हूं। अब ये पार्ट हुआ कौन सा, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। क्लियर है गाइस, क्या ये वाला मीनिंग क्लियर हो गया, बताइए क्या ये मीनिंग क्लियर है। मैं आ गया हूं उसके अंदर। चले अब आते हैं हमारे पास में दो तरह की चीजें कि अब अगर लिफ्टिंग होती है तो क्वेश्चन आया कि कोर्ट इस वेल को लिफ्ट करता कब है भाई। तो बनाओ हमारा चार्ट कि वो कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन से केसेस हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हमने पढ़ी है जिस केसेस के अंदर हमारा कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। एक वर्ड और सुन लो, लिफ्टिंग का सेकंड नाम क्या है तुम बताना। लिफ्टिंग कहूं या इसका सेकंड नाम क्या है। अगर इसे पर्दा समझ रहे हो कॉर्पोरेट वेल को तो कर्टेन, मतलब लिफ्ट करना बोलेंगे, रिमेंबर। लेकिन अगर मैं इसे बोलता हूं, कोई दीवार समझता हूं, वॉल समझता हूं, तो वर्ड क्या आएगा, पियर्सिंग। तो अगर लिफ्टिंग वर्ड यूज किया जाए या फिर वर्ड मिला है आपको पियर्सिंग, दोनों का मतलब सेम है। पियर्सिंग मतलब होल करना, जैसे एग्जांपल कानों में छेद नहीं कराते भैया, है ना, कराते हैं ना, वही पियर्सिंग का पार्ट है। तो आप बताओ कौन कौन से केसेस है भैया। केसेस है दो तरह के, हमने दो केसेस पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, पहला पहला केस कौन सा है भैया, फर्स्ट वन इज, हम बोलते हैं वो कौन से केसेस है जहां जहां पर कोर्ट कॉर्पोरेट लिफ्ट करता है। तो वन इज कॉल्ड, फर्स्ट लिखो, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट, एक्ट में लिखे हुए प्रोविजन। तो याद रखना, अगर किसी कंपनी के अंदर एक्ट में लिखे हुए प्रोविजन का वायलेशन होता है, एक्ट में लिखे प्रोविजंस का वायलेशन होता है। एग्जांपल, एक बच्चे ने अभी ना ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक स्वीटी ने पूछा था, एक और संघा ने भी लिखा था, क्वेश्चन लिखा था ना तुमने कि मींस कि सर अगर डायरेक्टर के नंबर 15 वाली लिमिट लिखी तुम लोगों ने, 15 दोनों केस में, ओपीसी में भी है, प्राइवेट कंपनी में पढ़ा हम लोगों ने। माय क्वेश्चन इज, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी कितने होते हैं, बताना मुझे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी कितने होते हैं, टेल मी गाइस। तब तो मैं लिखता हूं यहां पर। दूसरा कौन सा हमारे पास में, जुडिशियल प्रोविजन। मुझे रिप्लाई करो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी कितने हैं, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से मुंह खोलो, बोलो भाई लोग। आज तुम्हारे सर की तबीयत भी खराब है तब भी बोल रहा हूं नालायक को, रिप्लाई तो कर लो कम से कम।
मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी कितने हैं? 7 नहीं लर्न 3 नहीं है ना ना ना, हाँ सॉरी मिनिमम 3 है उसके, हाँ 7। पब्लिक में कितने हैं? 7 प्राइवेट की बात नहीं कर रहा बेटा मैं यहाँ पे, डायरेक्टर्स की बात भी मैंने नहीं पूछी आप लोगों से यहाँ पे, है ना, मेंबर्स पूछ रहा हूं, मेंबर्स। अब सुनो 7 है, ठीक है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने? 7 है। एक बात बताओ, अगर पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 की जगह 5 हो जाए तो, पहले 7 थे 2 मर गए या 2 भाग गए, अब बताओ कितने हो गए? 5 हो गए। तो तुम क्या बोलोगे कि क्या एक्ट में लिखे हुए प्रोविजन का वायलेशन है? मतलब अगर कंपनी मिनिमम नंबर कम होने के बाद भी कंपनी चलाए जा रहे, चलती रहेगी, तो तुम क्या बोलोगे कि एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन हो रहा है या कोई केस हुआ उसका वायलेशन हो रहा है? टेल मी गाइस, बताओ, कोर्ट का वायलेशन है, कोर्ट की जजमेंट्स का वायलेशन हुआ, अपोज हुआ, अगेंस्ट में गए, या एक्ट के अगेंस्ट में गए? बताना मुझे। ऑब्वियस आंसर इज एक्ट के अंदर। तो ये जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, तो जितने सारे प्रोविजन आप लोग अपने एक्ट में पढ़ते हो, हां जितने सारे प्रोविजन एक्ट में लिखे हुए, कंपनी एक्ट में लिखे हुए हैं, अगर उनको फॉलो ना किया जाए तब भी कोर्ट कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर सकता है। तो ये जो मैंने बोला ये किसका पार्ट है? ये इसका पार्ट है मेरे भाई, कि क्या बोलेंगे? वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो मिनिमम तो है नहीं, अब सारे प्रोविजन तुम पढ़ ही रहे हो, तो किसी भी प्रोविजन का वायलेशन होगा तो उसे कहा जाएगा, क्या बोलेंगे? केसेस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ड्यू टू वायलेशन ऑफ, क्या बोलेंगे? वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। लेकिन आपको ये पढ़ने को अलग से नहीं मिलता, क्योंकि अंडरस्टूड है कि एक्ट के प्रोविजन वायलेट हुए तो इस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन हमें जो पार्ट दिया गया वो दिया गया जुडिशियल प्रोविजन। बहुत चीजें हैं जो क्लैरिफाई कर रहा हूं। जुडिशियल, देखो मैं बोल रहा हूं चार्ट मेकिंग है, लेकिन मैं पूरा बोल रहा हूं, सुनते रहो ध्यान से इस बातों को, ठीक है? रिकॉल करवा रहा हूं। जुडिशियल वर्ड बना है जुडिशरी से बेटा, जुडिशरी बोलते हैं कोर्ट सिस्टम, लीगल सिस्टम हमारे देश का। तो जुडिशियल वर्ड किससे बना? जुडिशियल वर्ड बना जुडिशरी से। जुडिशरी का मतलब क्या होता है? कोर्ट। जुडिशरी बोले तो हमारे देश का कोर्ट सिस्टम। तो क्वेश्चन ये आया कि क्या ये वाले केस इंपॉर्टेंट है? हां, हमें ये पढ़ने हैं, मतलब कोर्ट के जो पहले जजमेंट्स आ चुके हैं, जितने सारे केस तुम पढ़ रहे हो, केस लो पढ़ रहे हो, उन जजमेंट्स के अंदर जजमेंट किसने दिया? कोर्ट ने पास किया, जज ने दिया। तो जुडिशियल का मतलब क्या भैया? कोर्ट की साइड से जो पहले केसेस हो चुके हैं, तो हमें पढ़ने हैं वो वाले केसेस, हमें पढ़ने हैं वो वाले इंपॉर्टेंट केसेस जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसलिए लिख भी लो इस पे, तुमने अगर ये टॉपिक पढ़ लिया है, अपनी क्लासेस में कवर कर लिया है, तो याद रखना इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है? ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला। तो लिखते हैं कौन से केस हुए, आओ लिखते हैं। द फर्स्ट वन इज नंबर 1, स्टार्ट करते पढ़ना। ओके आइए, नंबर 1 सबसे पहला केस हमारे पास लिखो, प्रोटेक्शन ऑफ, लेट मी शो, दिखा भी देता हूं तुमको बुक के अंदर। मीनिंग क्लियर? ये पार्ट चार्ट बना लिया हम लोगों ने, लिफ्टिंग का पार्ट भी हमने पढ़ लिया, मीनिंग क्लियर है? ओके ठीक है। अब आता हूं मैं इस वाले पार्ट के ऊपर, कि वो कौन कौन से केसेस यहां पे कॉर्पोरेट लिफ्ट होती है। तो मैंने क्या बोला भैया, ये वाला पार्ट आपसे नहीं पूछता है, बट आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछेगा। तो फर्स्ट आया लिफ्टिंग में प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन घोटाला कर रहा है, घोटाला मतलब स्कैम, इवेजन, टैक्स इवेजन के लिए, कि अपनी इनकम को टैक्स से बचाने के लिए, मतलब इन शॉर्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू टू द स्टेट, अपनी स्टेट को मुझे इन टैक्स ना भरना पड़े, इसके लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है कि अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहा है, कि कंपनी बना रहा है उसके लिए, कि पैसा छुपा दूंगा कंपनियों के अंदर, तो ऐसे केस में भी कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा। तो क्वेश्चन है, आओ पढ़ते हैं पहला। तो नंबर 1 इज कॉल्ड, लिखो, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू मतलब क्या भाई? अब एक बात बताना, पूछो एक क्वेश्चन में, एक केस तुम्हें देता हूं, समझना आंसर, ठीक है? मेरे पास जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहां मैंने शेयर खरीद रखे हैं, डिबेंचर खरीद रखे हैं, वो डिबेंचर से इंटरेस्ट आ रहा है, शेयर से मुझे डिविडेंड मिलता है, मेरे पास अच्छा मोटा पैसा आ रहा है, सुनना ध्यान से, मेरे पास में अच्छा मोटा पैसा आ रहा है डिविडेंड और इंटरेस्ट के नाम का, ठीक है? अब मैंने दिमाग लगाया कि यार डिविडेंड और इंटरेस्ट तो मेरी इनकम का पार्ट है, तो इस पे तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स बचाने के लिए मैंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना एक काम करूं, मैं 4 कंपनियां खोल लूं भाई, मैं अलग अलग कंपनी खोलूं, छुई मुई
प्राइवेट लिमिटेड, मुमताज प्राइवेट लिमिटेड, रंगा बिल्ला प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके मैं 4 कंपनी खोल लूं और उन चारों कंपनियों में दिखा दूं कि भैया ये पैसा तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मतलब अलग अलग कंपनी में पैसा डालूंगा तो वहां दिखाऊंगा खर्चे हो रहे हैं। रिमेंबर, कंपनी है तो खर्चे भी हो रहे हैं। अब कंपनियों पे जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है? प्रॉफिट टैक्स लगता है। तो खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी, टैक्स भरना पड़ेगा नहीं मेरे को। मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना ये पैसा दिखा दूं पेपर पे, ओनली पेपर पे। काम कोई नहीं हो रहा, ये कंपनी कोई काम नहीं कर रही। ये कंपनियां मैंने बनाई इसलिए ताकि अपने पैसे को डिवाइड कर सकूं और अपनी टैक्स की जो लायबिलिटी है उसे रिड्यूस कर सकूं, कम कर सकूं, जीरो कर सकूं। माय क्वेश्चन इज, अब मैं जब ये काम करूंगा तो गवर्नमेंट जो है वो देखेगी ना भाई कि ये पर्सन के पास पैसा तो आया बट इसने कोई टैक्स वगैरह नहीं भरा, इसने कंपनी में पैसा लगाया। तो ये चेक करने के लिए कि क्या वो पैसा लिटरली, क्या सच्चाई में सच में कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, कोर्ट क्या करेगा बताओ? व्हाट विल कोर्ट डू? कोर्ट कौन सा एक्शन लेगा मेरे पे बताओ? क्वेश्चन इज, कोर्ट, मैं तो मेरे पास मैं क्या बोलूंगा? मैं तो बोल दूंगा भैया सर मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मेरी कंपनी है, खर्चा होता है ना, वहां पे लोग काम करते हैं। अब ये चेक करने के लिए कि सच में काम करते हैं नहीं करते, कंपनी एक्टिव है या नहीं है, ये कंपनी के अंदर जो पैसा डाला गया वो पैसा सिर्फ कंपनी में डाला या दिखाने के लिए डाला या घुमा फिरा के वो पैसा मैंने ही निकाल लिया, ये क्या करेगा कोर्ट? मेरा क्वेश्चन ये है, टेल मी व्हाट विल कोर्ट एक्ट, क्या करेगा कोर्ट इस केस के अंदर? वेरी गुड, कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। तो फर्स्ट प्रोविजन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो यहां पे 2 बातें लिख लो चार्ट के अंदर। पहली 2 बातें लिखो कि कब होगा ये पार्ट। मैंने कहा ना क्लासेस पढ़ ली हैं, अब क्लैरिटी की नंबर है भैया, क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है, वरना पता क्या होगा? मैंने याद करो, मैंने इस पर्टिकुलर चार्ट बुक को आपका नाम दिया माइंड मैप। इसे आप माइंड मैपिंग भी बोल सकते हो, माइंड चार्ट बुक भी बोल सकते हो। माइंड मतलब प्रोविजन रिटेन तब होते हैं बेटा जब उसे आप चार्ट सिस्टम में कन्वर्ट करते हो, और ऐसा कोई नहीं करता है ना, इसलिए बनवा रहा हूं आप लोगों को मैं। वेरी गुड, तो लिखो क्या है? प्रोटेक्शन रेवेन्यू के लिए 2 बातें लिखो। फर्स्ट, नंबर 1, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट, स्टेट से बचाने के लिए। स्टेट से मतलब भैया टैक्स अथॉरिटी बचाने के लिए। रेवेन्यू प्रोटेक्शन का मतलब मैं अपने टैक्स की चोरी करना चाहता हूं। टैक्स की चोरी को बोलते हैं टैक्स इवेजन। क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन। मैं टैक्स की चोरी करना चाहता हूं। टैक्स बचाना मतलब, तो बचाना इज डिफरेंट थिंग, बट अगर मैं टैक्स देना नहीं चाहता तो मेरी क्या, इसमें मेरी नीयत दिखेगी। क्या नीयत है? टैक्स चोरी करना चाहता हूं, तो क्या करेगा? द आंसर इज द कोर्ट विल लिफ्ट द वेल। द कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। कोर्ट क्या करेगा? कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा। किसकी? उन कंपनीज की। तो वर्ड है ऑफ द कंपनीज, उन कंपनी की जिन कंपनीज में मैं पैसा डालने की बात दिखा रहा हूं। जो मैंने अपनी कहानी तुम्हें बोली शॉर्ट में, ये कहानी किसकी थी भाई, याद है? कोई मुझे बताएगा? जो कहानी मैंने अभी बोली, क्या ये कहानी किससे मिलती जुलती कहानी थी? कि मैं पैसा डाल रहा हूं कंपनी खोल के, उनसे लोन दिखा रहा हूं। हुआ कुछ नहीं है, दिखावे पेपर, सारा काम पेपर पे चल रहा है। और ये होता है देश में, ध्यान रखना, ये होता भी है, ये सच्चाई में होता है। इसलिए लिटरली तुम रियल लॉ पढ़ रहे हो, ये होता भी, लोग करते भी हैं कि उनसे दिखा रहा हूं लोन मिल गया। लोन मतलब कौन सा? प्रिटेंडेड लोन। प्रिटेंड कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, प्रिटेंड कर रहा हूं, हुआ कुछ नहीं है, दिखा रहा हूं खाली। तो वर्ड इज कॉल्ड, इसीलिए इसमें केस स्टडी था बेटा। तो राइट द नेम ऑफ द केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी हम प्रॉपर, मैंने आपको बोला भी है, क्लास में पूरा कवर कराया मैंने। क्लास केस स्टडी को प्रॉपर हमने विद एग्जांपल विद फोटो सब यूज किया मैंने। अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं और अलग से केस स्टडी की सीरीज भी लेके आऊंगा अलग से, जितने केस स्टडीज हैं। ओके, तो क्या नाम था केस स्टडी का? दिनशा मैनकजी पैटेट। दिनशा मैनकजी पैटेट, मैनकजी पैटेट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी। जहां जहां टैक्स की बात आएगी वहां तुम्हें कहीं ना कहीं स्टेट दिखेगी। स्टेट मतलब सीआईटी का डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। वेरी गुड। अब बताओ, अगर ये केस स्टडी था, अगर ये केस स्टडी पढ़ा हमने जहां पर दिनशा मैनकजी ने वही काम किया जो मैंने आपको भी बोला, उसने भी जो इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम आती थी बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर, उस इनकम को टैक्स से रिड्यूस बचाने के लिए, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑल्सो, उस इनकम को टैक्स से बचाने के लिए, ये हमने पूरा क्लास में पढ़ा है, उस इनकम को टैक्स से बचाने के लिए उसने 4 कंपनियां खोली, उन चारों कंपनियों में पैसा डाला अपना,
ठीक है, और इतना पैसा था वो क्योंकि उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ टैक्स था उसलिए उसको नाम भी मिला सुपर टैक्स। रिमेंबर, एक होता है नॉर्मल टैक्स, होता है भैया बहुत बड़ी इनकम पे लगा हुआ टैक्स, क्या सुपर टैक्स। तो क्वेश्चन इज इनकम डाला, पैसा उसमें एड ऑन किया, उसके बाद क्या हुआ, उसने इन चारों कंपनियों से क्या लिया, प्रिटेंडेड लोन लिया, मतलब एक ऐसा लोन जो एक्चुअली लिया नहीं गया, सिर्फ दिखाया गया है, कोई लोन था ही नहीं, उसने लोन दिखाया नहीं, दिखाया कि भैया पैसा तो डाल दिया कंपनी के अंदर, वहां से मुझे लोन मिल गया, घूम फिर के पैसा उसके पास ही पहुंच गया, और क्या हुआ, टैक्स भी देना नहीं पड़ रहा। तो क्वेश्चन इज, बाद में कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्या जजमेंट दिया कि भैया असेसी, मतलब जो बंदा टैक्स पे करने के लायबल हो जाता है उसे असेसी बोलते हैं टैक्स लैंग्वेज के अंदर, कि उसने जो भी सारा काम किया वो सिर्फ अवॉइड करने के लिए किया, अपनी सुपर टैक्स ना पे करना पड़े ये काम करने के लिए किया। तो क्वेश्चन मेरा आपसे है, पढ़ तो चुके हो, पढ़ा भी चुका हूं, मेरा क्वेश्चन यहां मुझे बताओ इस चार्ट में मैं क्या लिखूं कि ये जजमेंट किसके फेवर में गया था। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे होंगे, बेटा बता रहा हूं, जो हमारे बच्चों को पता है कि केस स्टडी पढ़ने का पैटर्न क्या है, एनएसपीसी, तो नेम केस का ये रहा, स्टोरी पूरी थी कि क्यों किया उसने, प्लेंटिफ किसने केस फाइल किया, कोर्ट का जजमेंट क्या रहा। अब बताओ कोर्ट का जजमेंट क्या रहा, जजमेंट किसके फेवर में रहा, टेल मी गाइस, इस कहानी में जजमेंट किसके फेवर में रहा, जजमेंट वॉज इन फेवर, किसके फेवर में रहा बताओ मुझे, इस पूरी स्टोरी में जजमेंट कमिश्नर इनकम टैक्स के फेवर में गया था या गया दिनशा मैनेकजी पेरिट के फेवर में, कि नहीं भैया कोई बात नहीं पैसा तो घुमा रहा है, नहीं, वेरी गुड, तो मित्रा, स्नेहा, देवाशीष, कहा था ना टारगेट है, मजा आएगा, तुमने पढ़ा है ना, तुम्हारा रिकॉल पूरा होगा, उछलेगा टॉपिक, अरे हाँ ये पढ़ा हम लोगों ने, वेरी गुड जुबेर, तुलसी लाजवाब, सीआईटी एग्जैक्टली, क्योंकि उसने जो काम किया वो किस लिए किया, अपनी टैक्स की इनकम को अवॉइड, टैक्स पेमेंट को अवॉइड करने के लिए। तो कंपनी भी किस लिए बनाई, टैक्स इनकम अवॉइड करने के लिए। माय क्वेश्चन इज, कोर्ट को कैसे पता चला कि उन चारों कंपनी के पीछे वही था, क्या किया वो कोर्ट ने बताओ, कोर्ट को कैसे पता चला कि चार कंपनी जो खोली गई हैं ये एक्चुअली खोली गई है सिर्फ इनकम टैक्स की पेमेंट बचाने के लिए, बताओ क्या किया था, ऑब्वियस कोर्ट ने किया था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केस स्टडी आप पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ा चुका हूं डिटेल के अंदर, अभी मैं सिर्फ चार्ट पेजिंग करा रहा हूं, तो ये लिखवा रहा हूं शॉर्ट के अंदर, ताकि तुम्हें याद रहे चार्ट के अंदर, ठीक है। तो जजमेंट वाज इन फेवर ऑफ कौन, सीआईटी, स्टेट के फेवर में जजमेंट गया था कि भैया टैक्स की पेमेंट, तो टैक्स की लायबिलिटी तो पे करनी ही पड़ेगी, आप कंपनियां बना के प्रिटेंडेड लोन दिखा के अपने पैसे को नहीं बचा सकते, देना पड़ेगा। क्लियर है भैया बादल, वेलकम बेटा, ओके चले। तो फर्स्ट केस कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, नेक्स्ट पे आऊं, चले नेक्स्ट पे आते हैं, ओके कुछ ना, यस, द नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट तो हो गया हमारा, अगले पार्ट पे आता हूं, नेक्स्ट कौन सा है, अगला केस दूसरा, ये क्लियर है बेटा, पढ़ चुकी हो, बताओ क्या क्लैरिटी है इसके अंदर आप लोगों को, यही पढ़ा आप लोगों ने, है ना। आगे आते हैं, नंबर टू, अगला केस कौन सा है, अगला हम लेते हैं हमारे पास में, नेक्स्ट पार्ट इज डिटरमाइनिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी जिससे तुम डीलिंग कर रहे हो, देखो समझना, खाली ये नहीं कि सेम लाइन दिखती है, अगर तुम्हारे एग्जाम्पल क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि दो कंपनी से डीलिंग हो रही है और एक कंपनी, जो कंपनियां हैं वो दो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है, सुनना मैं क्वेश्चन तुझे पूछता हूं, लेट्स सपोज, मुझे एक बात बताओ, अभी ना कुछ साल पहले की बात है, ज्यादा टाइम भी उस बात को नहीं हुआ, इंडिया ने चाइना के साथ में वॉर का डिक्लेरेशन किया था, याद है तुमको सर, वॉर डिक्लेरेशन याद है, किसको बोलते हैं बताओ, किसको बोलते हैं, क्या गोला बारूद फेंकना, मिसाइलें छोड़ देना, ये वॉर होता है, लीगल लैंग, एक्चुअली में वॉर किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, गाइस प्लीज टेल मी, मैं तो पूछूंगा क्वेश्चन ताकि तुम्हारे प्रोविजन उछले, हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, दो कंट्रीज के बीच में वॉर कब कहलाता है बताओ, जब उनके बीच में ऑफिशियली ट्रेडिंग बैन हो जाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जब उनके बीच में ट्रेड बैन हो जाता है। इंडिया ने भी पबजी को बैन कर दिया था, टिकटॉक को बैन कर दिया था, याद है, यूसी ब्राउजर को बैन कर दिया था, तो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, हां वो वॉर का डिक्लेरेशन का स्टार्टिंग था, हुआ नहीं, बाद में रुक गया था। बट द पॉइंट इज, मेरा क्वेश्चन क्या निकल के आया यहां पे, कि अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में वॉर का डिक्लेरेशन हो जाता है, दोनों ऑफिशियली अनाउंस कर देती है कि हमारे बीच में व्यापार नहीं होगा, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में अभी वॉर चल रहा है, तो वॉर का मतलब क्या है,
लड़ने तो बाद में आए हैं वो लोग, पहले तो उन्होंने आपस में ट्रेडिंग बंद किया, ट्रेडिंग को बैन कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। एग्जैक्टली बेटा, यस, बैन कर दिया। तो क्वेश्चन है उन दोनों कंट्रीज में जो कंपनीज हैं बेटा, क्या वो कंपनीज भी एक दूसरे की एनिमी कहलाएंगी? वॉर के केस में क्या पड़ा, जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर डिक्लेयर होता है तो उन दोनों कंट्रीज के जितने भी सारे रेजिडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के एनिमी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन अगर दोनों में कंपनीज हैं और कंपनी की डीलिंग चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, तो क्या वो दोनों कंपनीज भी एक दूसरे की एनिमी कहलाएंगी? यस और नो, टेल मी, कहलाएंगी नहीं कहलाएंगी? कहलाएंगी, कहलाएंगी सर, कहलाएंगी। तो पॉइंट क्या है, वही पार्ट यहां पर है कि लोग कहता है भैया अगर सिंपल सी बात, अगर एनिमी कैरेक्टर चेक करना है किसी कंपनी का तो मैं क्या करूं? कोर्ट भी परेशान है, कह रहा मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कैसे पता है दुश्मन कंपनी है नहीं है? अब मुझे बताओ, इंडिया में इतनी सारी कंपनीज काम कर रही हैं, फॉरेन कंट्रीज की अलग अलग कंपनीज काम कर रही हैं, कैसे पता चलेगा कि वो जो कंपनी इंडिया में काम कर रही है वो हमारी एनिमी बन गई या नहीं बनी? बताओ। ये चेक किया जाएगा भैया कि एक्चुअली उस कंपनी के मैनेजमेंट के लोग कौन है। अगर चाइना, जब मुझे कंपनी ने शाओमी मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन, पोको, ओप्पो, कंपनी चाइना की है ना भाई, कैसे पता चाइना की है? क्योंकि उसका मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो डायरेक्टर जो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, दे बिलोंग्स टू चाइना। अगर चाइना के नहीं है तो भैया वो कंट्री एनिमी भी नहीं कहलाएगी, वो कंपनी एनिमी भी नहीं कहलाएगी। तो क्वेश्चन यही है। तो पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी, व्हिच मींस दैट, क्या बोलेंगे, हमने पढ़ा एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, ना तो दोस्त होती है ना दुश्मन होती है, लेकिन इसका अगर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, ना दोस्त ना दुश्मन, तो फिर वो एनिमी बनी कैसे? बोला भैया बट ड्यूरिंग वॉर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है चेक करने के लिए कि उसके पीछे पर्सन कौन है। पर्सन बोले तो कौन है वो लोग जो उसे चला रहे हैं, विच मींस बीओडी कौन है, तो लिखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट कौन सा है? तो क्वेश्चन कौन सा, प्रोविजन नंबर 2 क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ, लिखो नंबर 2 चार्ट बनाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी। और तुमने क्लास देख ली है, डिटेल में बता चुके हैं प्रोविजन कैसे पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है, पूरा केस में पढ़ाया आप लोगों को मैंने, है ना? ओके। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी, तो क्वेश्चन क्या है, दो बातें निकल के आती है। पहली बात निकल के आती है कि सर कब चेक कर रहे हो? बोला ड्यूरिंग दी वॉर, खासकर ड्यूरिंग वॉर की कंडीशन के अंदर। क्या चेक करने के लिए? वेदर ए कंपनी इज एनिमी और नॉट, वेदर ए कंपनी इज एनिमी और नॉट। तो बताना मुझे कोई कंपनी एनिमी है नहीं, किससे कंफर्म हुआ? टेल मी। कोई कंपनी दुश्मन है दोस्त है, कैसे कंफर्म होता है? उसके मैनेजमेंट को देखकर। और मैनेजमेंट कैसे कंफर्म होगा? जब तक कोर्ट कॉर्पोरेट लिफ्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है कोर्ट क्या करता है, ये पता करने के लिए कि वो एनिमी है या फ्रेंड है, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट विल लिफ्ट दी कॉर्पोरेट वेल, उसकी वो शील्ड उठा देगा, वो ऑर्डर पास कर देगा कॉर्पोरेट वेल। किस लिए बेटा? लिखो टू आइडेंटिफाई, ये पता करने के लिए, आइडेंटिफाई द रियल पर्सन इन कंट्रोल, आइडेंटिफाई द रियल पर्सन इन कंट्रोल, कि कौन कर रहा है उसे कंट्रोल, ये पता करने के लिए उसकी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा। तो ऐसा कोई केस कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? बादल कह रहा है बेस्ट टीचर ऑफ लॉ। बादल, हाँ जी, तुम बेस्ट हो बेटा, हाँ मैं तो पढ़ा रहा हूं बस तुम्हें। टेल मी गाइस, कौन सा केस स्टडी था? बोलो बोलो। और मुझे लग रहा है अब ना क्लासेस, लाइव सेशन के बाद में मुझे क्लासेस को प्राइवेट कर देना चाहिए, है ना? दैट इज द बेस्ट आइडिया। जो ना लाइक बाद में सोचते हैं, है ना, सोचते हैं ना, बाद में प्लान करते हैं ना कि कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, सर तो आगे बोल लेंगे, कोई दिक्कत ना। लाइक वेरी गुड, शाबाश। क्या आंसर प्रोविजन है? केस स्टडी का नाम था डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड, टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड।
तो क्या हुआ था इस कहानी में, याद है? एनएसपीसी आज अप्लाई कर रहा था। नेम ऑफ द केस स्टडी, एन फॉर नेम, एस फॉर स्टोरी, एनएसपीसी, और पी फॉर प्लेंटिफ, सी फॉर कोर्ट जजमेंट। क्या था इस कहानी के अंदर, याद है? हाँ जी, एक कंपनी कहां की? जर्मन कंपनी। दूसरी कंपनी कहां पर? इंग्लैंड में। अब सुनो, ये कंपनी कहां पे थी? इट इज जर्मन कंपनी, जर्मनी की कंपनी थी। ये कंपनी कहां की थी? ये कंपनी ब्रिटेन में, जिसे आज इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में थी। रिमेंबर? अब हुआ क्या था केस में, याद है सर? दोनों कंपनीज के आपस में ट्रेडिंग चलता था। एक कंपनी दूसरी कंपनी को टायर बना के भेजती थी। रिमेंबर? ए केस ऑफ 1960, ए केस ऑफ 1927, ऊपर वाला कौन सा था? 1927 का था। ठीक है, अब पॉइंट इज, दोनों कंपनी में क्या था भाई? एक कंपनी लंदन में बनी हुई थी जो टायर बेचती थी, वो वाले जो कि जर्मन कंपनी बना के बेचती थी उसको। तो डेलमर बेचती थी, वो बेचती थी इंग्लैंड के अंदर। अब हुआ क्या, याद करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी समय पर हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो दो कंट्री सबसे आगे थी, आपस में एक दूसरे के सामने थी, वो कौन थी? वो थी भैया इंग्लैंड और जर्मनी। यही दो कंट्रीज थी जिनके बीच में सबसे पहले आमना सामना हुआ था वॉर के टाइम पर। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा। बेटा चार्ट बुक तो पूरा होगा, टेंशन मत ले। ठीक है सर, पूरा होगा। मैंने बोला ना, जो चार्ट बुक पैटर्न चल रहा है पूरा कराऊंगा। ठीक है, पूरे से चार्ट बनवाऊंगा, डोंट वरी। ओके, बट द पॉइंट इज, डिटेल क्लासेस के लिए इसमें नहीं होगा। डिटेल वाला पार्ट में बच्चों को पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने बोला पेड बच्चे और सेल्फ दोनों के लिए कामयाब है। तो सेल्फ पढ़ रहा है, वो पढ़ाई कर चुका है, उसे एक प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए प्रोविजन के अंदर, प्रॉपर चार्ट बुक चाहिए, मैं बनवा रहा हूं, डोंट वरी। जो पेड हमारे बच्चे हैं उन्होंने पूरी क्लासेस कवर कर ली, डिटेल में पढ़ लिया है, अब उन्हें क्लैरिटी चाहिए। एक नोटबुक रेडी करवा रहा हूं लोगों के अलग से, किस बात की? चार्ट बुक के नाम पर। ओके, चले, वेरी गुड। तो पॉइंट इज, हुआ क्या दोनों केस में? क्या हुआ भाई? नॉर्मली पहले क्या हुआ? पहले एक कंपनी का दूसरी कंपनी से लेन देन चल रहा है। क्या लेन देन है? एक टायर बना के भेज रही है, दूसरी वहां पे बेच रही है। एक बना रही है, एक बेच रही है। ठीक है, कहां बेच रही? लंदन में बेच रही है। लंदन कहां पे? यूरोप की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन की बात कर रहा हूं मैं, वहीं पे बेच रही थी। बाद में क्या हुआ? बाद में वॉर डिक्लेयर हुआ, और जब वॉर डिक्लेयर हुआ तो जर्मन कंपनी ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि अगर मैं वॉर हो गया तो मुझे वहां की कंट्री की जो करेंसी है, यूरो सॉरी पौंड है ना, वो कंट्री की करेंसी मुझे चाहिए ना। क्या करूं मैं? इससे जो मेरा आज तक का सामान भेजा था, वो जो पैसा बनता है वो पैसा मांग लेती हूं। ट्रेड डेट, ये होता है ट्रेड डेट। ट्रेड डेट क्या होता है? नॉर्मली जब कोई सामान किसी को देता है तो उधार पे देता है। सुनना ध्यान से, एक कंपनी दूसरी कंपनी को उधार पे सामान दे रही है, उसे बोल रही है भैया काम करो, 15 दिन का तुम्हारा क्रेडिट टाइम पीरियड है, उधार का टाइम पीरियड है, क्रेडिट का टाइम पीरियड है, 15 बार पेमेंट करना। अब वॉर हो गया तो उसने उसी टाइम पैसा मांग लिया कि ला मेरा पैसा चुका दे। तो वहां की गवर्नमेंट क्या बोली? अरे ऐसे तो नहीं, ऐसे थोड़ी पैसा कहीं जर्मनी भेज देंगे हम। वो भी सोचो, वॉर की कंडीशन में, वॉर चल रहा है उस टाइम पर, एक कंट्री कह रही है कि तुम्हारी करेंसी हमारे यहां भेज दो। तो क्वेश्चन उठेगा ना, उठा क्वेश्चन। तो कोर्ट को भी शक हुआ, तो क्या हुआ? ऑर्डर पास किया कि चेक करो कि ये जो आपकी कंपनी है, जो ये कॉन्टिनेंटल टायर वाली कंपनी है, ये जो कंपनी है और इस कंपनी ने केस फाइल किया, चेक करो कि ये कंपनी कहां की है। और कंपनी कहां कैसे करता पता है? कंपनी कहां की है मतलब बीओडी कहां के है। तो पता चला भैया, जो कंपनी थी उसी के, उस कंपनी के अंदर, कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी के अंदर जो पूरा मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट था, उस सारा का सारा मैनेजमेंट, जो लोग थे वो सारे जर्मन रेजिडेंट्स थे, जर्मनी के थे। तो जहां का मैनेजमेंट, कंपनी भी वहीं के नाम की हो गई, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये डिसीजन हुआ भैया कि वॉर के टाइम पर डिसीजन लिया गया कि अगर वॉर के टाइम पर जो एनिमी कैरेक्टर का नेचर होता है ना, एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड होता है। ये बात क्लियर हुई? क्या बोला मैंने? वॉर के टाइम पर एनिमी से डीलिंग करना, कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड है, मना कर दिया कोर्ट ने। तो बताओ ना क्या आंसर आया, बताइए। इस कहानी में हमने क्या जजमेंट पढ़ा है? इस कहानी में जजमेंट क्या था? क्या डेलमर को पैसा मिला? नहीं मिला। डेलमर पैसा मिला? नहीं मिला। ये पता चल चुका था कि कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी जर्मनी का है, और डेलमर कंपनी तो है ही जर्मनी की भाई, ये तो थी ही जर्मनी की। रिमेंबर? तो क्या हुआ आंसर लिखो, क्या हुआ? जजमेंट क्या निकल के आया? जजमेंट ये निकल के आया बेटा, दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ट्रेड डेट के लेने की बात हो रही है, वो पैसा नहीं दिया जाएगा,
कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वॉर की कंडीशन में क्या होता है, दे आर एनिमी करेक्टर, दीज कंपनीज आर एनिमी टू ईच अदर। ये दोनों कंपनी एक दूसरे के क्या है बेटा, एनिमी है, दुश्मन है। दुश्मन क्यों? कि दोनों कंपनीज का जो मैनेजमेंट बेस है वो जर्मनी का ही है, और इंग्लैंड और जर्मनी जब बात आ गई तो भैया वॉर तो चल ही रहा है, इसलिए क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉज वॉइड, वॉइड डिक्लेयर किया गया। क्लियर है बेटा? चले आगे बढ़े। तो पैसा वैसा कुछ नहीं मिला उसको, है ना गाइस? आगे आता हूं 1 2 3, थर्ड पे आते हैं। द थर्ड प्रोविजन इज, गाइस ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्लो चल रहा हूं मैं, ठीक है? ओके, द थर्ड प्रोविजन इज कौन सा, बुल्लू बुल्लू कौन सा है? मैं एज पर कंसेप्ट लेके चलूंगा जो मैंने क्लास में पूरा कवर किया हुआ है, उससे अकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है? चार्ट ब्रेकिंग। ओके चलो, अगला है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसे आप स्किप भी कर सकते हो, आपके मॉड्यूल में नहीं ध्यान रखना। ओके, दिस इज नॉट इन योर मॉड्यूल, बट सुन लो, सुना देता हूं, ठीक है? पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है? आम जनता के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, आम जनता की पॉलिसी बनाई गई है, उसके अगेंस्ट में कोई भी काम करेगा, पब्लिक को जब भी कोई कंपनी नुकसान पहुंचाएगी, कोर्ट उन लोगों को पर्सनल लायबल कर देगा जो उस कंपनी का मैनेजमेंट संभाल रहे होंगे बेटा। हाँ जी, डेलमर था बेटा, ऐसा उस कंपनी का मैनेजमेंट संभाल रहे होंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लो, रीडिंग कर लो, रीडिंग करना चाहो। हालांकि ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं केसेस का पार्ट है, लिख रखा है यहाँ पे मैंने। क्या है? कोर्ट शैल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल विदाउट हेजिटेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड प्रिवेंट ट्रांजैक्शन कॉन्ट्री टू पब्लिक पॉलिसी। जब जब आम जनता के अगेंस्ट में कोई भी काम होगा, आपने टॉपिक पढ़ा था या कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा पढ़ रखा है, पता कौन सा पढ़ रखा है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, याद आया? तो अगर जब जब पब्लिक पॉलिसी के में जाओगे, कोर्ट उस कंपनी का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करेगा, और जो लोग उसके पीछे होंगे उन्हें पर्सनल लायबल करेगा। याद रखना, लिफ्टिंग का मेन पर्पस यही है कि जो एक्चुअल लोग हैं, टू लुक बिहाइंड द रियल पर्सन हु इज इन डिफॉल्ट, हु इज इन रॉन्ग डन, एंड मेक देम पनिशेबल फॉर देयर एक्ट्स, उनके एक्ट्स के लिए पनिश करना उसको, ठीक है? ओके, तो लिखा हुआ है वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी, कोर्ट इग्नोर, इग्नोर मतलब डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड बोले तो लिफ्टिंग। क्या? फॉर्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को, फॉर्म मतलब यहां पे फॉर्म मतलब फॉर्मेशन, और चेक करेगा अकाउंट में कौन है, और फाइनली मेक देम पनिशेबल, मेक देम लायबल। और लायबिलिटी क्या है? पर्सनल लायबिलिटी बेटा। आ गया? आपको ये बस सुनना था, इसको पढ़ना नहीं है आपको। चले आगे आता हूं, ये आओ, ये प्रोविजन पढ़ना है, केस स्टडी वाला। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। मुझे बताओ, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी फ्रॉड करती है क्या? सुनो, अगर तुमने कहा कि कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, तो एक्चुअली कंपनी ने फ्रॉड किया क्या, या फिर फ्रॉड करने वाले लोग थे? कंपनी तो भैया ना दोस्त ना दुश्मन, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है ही नहीं। तो फ्रॉड किया किसने? द पर्सन हु इज इन द मैनेजमेंट, द पर्सन जो उसको कंट्रोल कर रहे थे। हाँ है ना? तो पॉइंट पढ़ना क्या है, नॉर्मल रीडिंग करो। वेयर a company is used to commit fraud for fraudulent purposes, say defrauding creditors or circumventing law, the corporate veil shall be lifted. वहां पर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब जब जब ये दिखेगा कंपनी बनाई गई है फ्रॉड करने के लिए, उस केस में कोर्ट उस कंपनी के लिए ऑर्डर पास ऑन करेगा, भैया इसकी वेल को लिफ्ट करो। तो पॉइंट समझना, केस स्टडी का नाम है जॉन वर्सेस लिपमैन, जॉन वर्सेस लिपमैन। क्या था इस कहानी के अंदर? सिंपली ये कहानी के अंदर जॉन और लिपमैन दोनों आपस में एग्रीमेंट में आते हैं कि मैं तुम्हें लैंड बेचूंगा, लिपमैन ने बोला जमीन बेचूंगा, और बेचने प्राइस डिसाइड भी कर लिया। डिसाइड करने के बाद क्या हुआ, सुन लो, देखो एनएसपीसी, नेम ये रहा, स्टोरी ये रही, प्लेंटिफ एंड कोर्ट जजमेंट, ठीक है? प्लेंटिफ कौन है? द फर्स्ट पर्सन जॉन है, ठीक है? ओके, अब सुनना, नेम क्या था? जॉन वर्सेस लिपमैन। क्या हुआ? जॉन लिपमैन ने आपस में अग्रीमेंट किया कि लिपमैन ने बोला कि मैं तेरे को अग्री करता हूं कि मैं तुझे एक पर्टिकुलर लैंड है, जमीन है, वो बेचूंगा। अब देखो ये बात अपने पहले चलना कि तुमसे कोई अग्रीमेंट कर तो क्या करेगा, ठीक है? आगे सुनना। उसके बाद क्या हुआ, बाद में उसने अपना माइंड बदल लिया और क्या किया, उसे मना कर दिया कि भैया मैं तुझे जमीन नहीं बेच सकता। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ही सोल्ड, उसने वही जमीन बाद में क्या किया, इसे कंपनी को बेच दी। कौन सी कंपनी थी? उसकी खुद की बनाई कंपनी थी भैया। अब सुनो, कंपनी बनाई ताकि क्या हुआ, और ताकि वो जमीन उसे ना बेचनी पड़े, उसने कंपनी बना ली, उस कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब सोचो, थिंक अबाउट दिस। अब उस कंपनी के जो मेन ओनर थे, जो मेन पर्सन मेंबर थे, वो खुद ही थे, लिपमैन खुद, उसके लिपमैन के एसोसिएट वगैरह थे, रिमेंबर, वाइफ थी, एसोसिएट थे, खुद ही की कंपनी थी। अब हुआ क्या,
वो कंपनी एक्चुअली कोई काम नहीं कर रही थी, बकायदा बैंक से लोन भी लिया गया दिखाने के लिए, नहीं नहीं हमारी कंपनी सही है, कंपनी सही है। जब बाद में पूछा गया तो जो ने केस फाइल कर दिया लिपमैन के ऊपर कि भैया जो कॉन्ट्रैक्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। तो दिस केस बिलोंग्स टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, याद रखना, दिस केस बिलोंग्स टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहां पे जॉन ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया वही पूरा कर, जो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वही निभा। बट क्या हुआ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोला तो कौन फाइल, क्या बोलूंगा, जॉन फाइल ए शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सुन लो, पूरा केस नहीं पढ़ा रहा, शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्ट के अंदर कि तुम्हें जजमेंट लिख सको। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब केस कोर्ट में पहुंचा तो लिपमैन बोला जी नहीं, ये तो कंपनी ने परचेज कर ली प्रॉपर्टी। तो यहां पर कोर्ट को शक हुआ, शो कोर्ट ने क्या, कोर्ट लिफ्ट दी कॉर्पोरेट वेल ऑफ दैट कंपनी विच इज फॉर्म बाय लिपमैन। तो बताओ जजमेंट क्या निकल के आया, पता चला कोर्ट को उठाने के बाद में कि एक्चुअली कंपनी है ही नहीं, जो कंपनी बनाई गई उसमें कोई काम नहीं हो रहा, उस कंपनी को बनाया इसलिए गया ताकि उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सके और अपनी परफॉर्मेंस से बच सके, कौन, लिपमैन। तो बताइए जजमेंट किसके फेवर में गया था, कोर्ट का डिसीजन किसके फेवर में गया था, टेल मी, बताओ मुझे। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट का प्रोविजन है, लिफ्टिंग वाला पार्ट का है। तो जजमेंट किसके फेवर में गया, प्रिवेंशन लिख दूं, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। जब जब कोई कंपनी बनाई जाएगी और उस बनाने का पर्पस फ्रॉड करना है, तब तब कोर्ट उस कंपनी का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करेगा और उसके पीछे छिपे हुए लोगों को पर्सनल लायबल करेगा। याद रखना, पनिशमेंट है पर्सनल लायबिलिटी की, याद रखना। वेरी गुड। तो आंसर क्या है, जॉन 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 जॉन, एग्जैक्टली बेटा। इसका नाम क्या था, लिख दूं, पॉइंट लिख दूं, पॉइंट भी लिख लो इसके ऊपर। पॉइंट नंबर 1 कौन सा, याद करने के लिए, हमेशा के लिए, आगे तक याद आएगा, जाना कौन सा केस था, कौन सा, इफ ए कंपनी फॉर्म, लिख लो, इफ कंपनी फॉर्म, अगर कोई कंपनी बनाई जाती है किसके लिए, टू कमिट फ्रॉड, फ्रॉड करने के लिए या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती दिखे। जब जब ऐसा होगा तब तब क्या होगा मेरे लाल, तब तब क्या होगा, तब तक कोर्ट विल लिफ्ट दी कॉर्पोरेट वेल, कोर्ट विल लिफ्ट दी कॉर्पोरेट वेल, कोर्ट उस कंपनी की कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा। और क्या होगा, जब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगी क्या होगा बताओ, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, क्या होगा, क्या होगा, उन जो लोग लायबल उन्हें क्या होगा बताइए। हाँ मोहम्मद जुबेर बेटा, अपनी पर्सनल लायबिलिटी से बचने के लिए, तूने केस नहीं पढ़ा जुबेर, जुबेर आप पेड हैं, आपने क्लास नहीं किया या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बेटा, मुझे पहले तो ये बताइए, क्योंकि मैंने बता दिया चार्ट का मेन पर्पज हमारा है, जो पढ़ चुके हैं उसे पार्ट में डेली अभी टास्क देता हूं कि अभी ये चैप्टर आज खत्म कर लो, ये खत्म कर लो, ये खत्म कर, ऐसे करके बताता हूं, आज ये पार्ट खत्म करो इसका चार्ट बुक बनाएंगे, ये पार्ट खत्म करो इसका चार्ट बुक बनाएंगे, ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। अभी टेस्ट भी होने वाला, सैटरडे टेस्ट भी है, तो सुन लो जुबेर, इसलिए बेटा क्योंकि भैया उसने उसको बेचने से मना कर दिया। अब एक जुबेर बात बता, जुबेर मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर, मेरा जो घर है, एक अपार्टमेंट है, वो बेचूंगा तुमको, एग्जांपल, ठीक है, तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बाद में मैंने तुम्हें मना कर दिया कि मैं तुम्हें वो जमीन नहीं बेचूंगा, ठीक है, मना कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जुबेर सुनना, इसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। और जब जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो दूसरी पार्टी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अग्रीड पार्टी। मैं बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट की, याद रखना, वहीं से निकल के प्रोविजन आया है, आप अग्रीड पार्टी, दुखी आ रही है, नुकसान हो गया मेरा। अब पॉइंट इज, अगर मैंने आपको मना किया तो आप क्या करोगे, गुस्से में आओगे, गुस्से में क्या करोगे, कोर्ट ने आपको अधिकार दिया राइट टू शूट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास केस डालने का अधिकार है। तो आप क्या बोलोगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करो। तो अगर आपने मेरे पे केस डाला कि वो जमीन मुझे बेचनी ही पड़ेगी, ये बात तो मुझे पता चली, अरे बेचनी पड़ जाएगी भाई, केस डल गया तो मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट ना करने के लिए, तुम्हें वो लैंड ना बेचने के लिए मैंने एक कंपनी बना दी और वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे बेच दी। अब बिक तो गई, अब मैं कहूंगा ओ कोर्ट जज साहब अब तो बिक गई, तो बिक गई, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने नहीं बेची, ये नुकसान थोड़ा बहुत डैमेज ले लेगा, चला जाएगा घर पे अपने, जुबेर को थोड़ा खर्चा दे देंगे, खर्चा पानी ले घर निकल जा, अब तो बेच दी मैंने प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन ही, जुबेर बोले नहीं सर बिकी नहीं, कोर्ट जुबेर कह रहा है जी बिकी नहीं, कंपनी इसी की है, कोर्ट कैसे कंफर्म करेगा कि कंपनी मेरी है,
कोर्ट उस कंपनी की कॉर्पोरेट को लिफ्ट कर देगा पता करने के लिए। बोलो क्लियर है बेटा? हाँ हाँ ठीक है बेटा। 9:30 का टाइमिंग फिक्स है हमारे पास, ऑल्टरनेटिव ले रहे हैं हमारे पास में। हाँ नेक्स्ट जो बेटा, हमारे अनपेड बच्चों का ग्रुप अलग बना हुआ है, पेड का अलग ग्रुप बना हुआ है। डोंट वरी, आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, नेक्स्ट सेशन में दे दूंगा। ओके, या इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं अलग से बाद में। ओके चले, तो बताओ क्लियर हुआ पॉइंट जुबेर? डन गाइस? ओ समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़े। तो क्वेश्चन क्या भैया, तो यहां पर क्या होता है, कोर्ट जब जब वेल लिफ्ट करेगा क्या करता है, मेक द पर्सन लायबल। लिख लो, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट मेक दी पर्सन्स, कौन से पर्सन है, लिख लो कल्प्रिट, दोषी, जो कल्प्रिट है, मेक द पर्सन्स पर्सनल लायबल, वो उन्हें पर्सनल लायबल कर देता है मेरे लाल। ठीक है, केस का नाम क्या पड़ा, लिख लो। ये चार्ट ना बहुत काम आएंगे, बाद में थैंक यू बोलोगे तो मेरे को एग्जाम टाइम में, अरे सर बहुत काम आ गए। चार्ट बना के तुम्हारे लेके आया, मैं पूरा चार्ट तुम्हारे बनवा रहा हूं, लेट मी शो यू, देख लो कि हर एक पार्ट के अंदर तुम्हें जो टॉपिक तुम 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ते हो, 10 मिनट में पूरा रिवाइज ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, ओनली बिकॉज क्योंकि तुम उस क्लास में इन्वॉल्व हो, लाइव देख रहे हो उस क्लास को। ओके चलिए आगे, तो क्या है, केस का नाम क्या है, जॉन वर्सेस लिपमैन, जॉन वर्सेस लिपमैन। और ये भी सुन लो, जो लाइव बैठे हैं, तुम्हें लाइव में बैठे पता बेनिफिट क्या मिलेगा, ये कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना, क्या मिलेगा पता है, लाइव में जब तुम बैठे हो इस क्लास का तुम पार्ट हो। ठीक है, अब तुमने मेरे साथ में ही नोट्स बनाए हैं, मेरे साथ में डिस्कशन किया, तुम्हारा नाम ले लेके मैं बातें कर रहा हूं कि ये चीजें ऐसी है। तो जब तुम इस क्लास इस टॉपिक को कभी बाद में पढ़ोगे, आज से 2 महीने बाद तुम्हें लगा कि यार लिफ्टिंग वाला प्रोविजन एक बार देख लेता हूं क्या प्रोविजन था, तुम कुछ नहीं करना, तुमको कोई किताब नहीं खोलनी, कोई क्लास नहीं खोलनी, तुम सिर्फ चार्ट खोलोगे और तुम्हें अपने आप याद आएगा, अरे इस पे एग्जांपल ये बोला था, अरे उसको सुन, जुबेर को बात बोली थी, अरे हाँ हम क्लास में थे। तो दैट वो टॉपिक तुम्हें याद नहीं करना, ब्रेन उस टॉपिक को अपने आप याद कर लेगा अपने आप से। दिस इज बेनिफिट आप लोगों के लिए, है ना। लैंग्वेज को रिपीट कर दूं, कौन सा, ये वाला बोल रहा है, एक कंपनी फॉर्म, कंपनी अगर बनाई गई फ्रॉड करने के लिए, तो कोर्ट ऐसे केस में उस कंपनी की कॉर्पोरेट को लिफ्ट कर देगा और उन पर्संस को लायबल कर देगा पर्सनल वाला। ये पॉइंट है बेटा, ओवन। ठीक है, शॉर्ट में लिखा बेटा मैंने, है ना। हाँ इस बहाने रिवीजन भी तो हो रहा है हमारा तो यार, एग्जैक्टली। चलो आगे आते हैं, तो क्या आया भैया, जजमेंट क्या था, यू कैन अप्लाई द सेम प्रोविजन एनएसपीसी। क्या था प्रोविजन, जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ, कोर्ट ने जजमेंट दिया, जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में गया बेटा, जॉन के फेवर में गया। डन डन डन, आगे बढ़ू, चलिए तो 1 2 3 हो गया, 4th पे आता हूं, आओ चलो आगे बढ़ो 4। चलिए, और नलायकों जो पेड वाले सुन लो ध्यान से, सैटरडे टेस्ट है, ठीक है, फिर फ्राइडे सेशन एक और लूंगा इसके ऊपर, फिर सैटरडे टेस्ट होगा तुम्हारा, ध्यान रखना। ओके, और जो अनपेड वाले उनका भी टेस्ट अलग से वहां पे डला हुआ बेटा, वो आप वहां से कर लेंगे। ओके, पेड वालों का जूम पे टेस्ट है हमारा। चलो लिखो कौन सा नेक्स्ट प्रोविजन, ये भी हो गया, कंपनी मियर शैम और क्लॉक, शैम और क्लॉक, शैम बोले तो और क्लॉक बोले तो दिखावे के लिए। अगर कंपनी दिखावे के लिए बनाई गई है, दिखावे के लिए, कंपनी एग्जिस्ट करती नहीं है, दिखावे के लिए बना दी तुमने, काम निकालने के लिए। अब सुनना ध्यान से, सिमिलर पॉइंट बनेगा हमारे पास में 9:30। ओके, टेस्ट पहले होगा। With a company में sham or falsity, the court leave the corporate will protect the interest of the those affected। मतलब क्या हुआ कि जब जब ऐसा लगेगा कंपनी किसी फॉल्स पर्पस के लिए बनाई गई है, दिखावे के लिए बनाई गई है, कि कोई काम करने के लिए बनाई गई है ताकि खुद को छिपा सको आप, तब तक कंपनी की कॉर्पोरेट को लिफ्ट करेगा कोर्ट, उन लोगों को बचाने के लिए जिनको नुकसान हो सकता है। केस स्टडी का नाम है गिलफर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस हॉर्न। यहां कौन बदनाम है, कौन खराब आदमी है, खराब आदमी है हॉर्न। सुन लो कहानी क्या थी, सुनो। तो पॉइंट क्या है, लिखते हैं कंपनी मियर शैम और क्लॉक, सुना लेता हूं तुमको, चलो आओ चार्ट में लिखते हैं। कौन सी है भैया, कंपनी फॉर्मेशन, लिखो चार्ट में, कंपनी फॉर्म्ड एट शैम और क्लॉक, मतलब कंपनी बनाई है सिर्फ दिखावे के लिए बनाई है,
कोई काम वाम नहीं हो रहा वहां पे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है, बट तुम खुद की कंडीशन लायबिलिटी को बचाने के लिए कर रहे हो। मैं ना तुम्हें एक रियल केस सुनाता हूं, सुनो ध्यान से। नाम नहीं बोलूंगा, केस स्टडी में कुछ लोगों का नाम है, वरना कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी यहां पे। कुछ टाइम पहले एजुकेशन सेक्टर के अंदर, कुछ टाइम पहले एजुकेशन सेक्टर के अंदर दो कंपनीज थी। एक कंपनी, पहले एक कंपनी थी, एक की बात सुनना। एक कंपनी में एक व्यक्ति काम करता रहा, ठीक है। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति मैनेजमेंट में था, कंपनी का एमडी था, ओके। और क्या किया, मेरी कहानी सुना पहले, कहानी, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले कि यार किससे कनेक्ट कर रहा हूं मैं। कंपनी का एमडी था, और कंपनी का एमडी ने क्या किया, उसके पास पूरा कंट्रोल था, उसको लगा यार पूरा तो मेरे हाथ में ही है, तो उसने कुछ कुछ पैसा निकालना कंपनी से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी नई कंपनी बनाऊंगा। तुम भी सुन लो, ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए क्या होगा इस केस में। मैं अपनी नई कंपनी बनाऊंगा, लेकिन जब उस कंपनी में उसे अपॉइंट किया गया था पहली कंपनी के अंदर, तो उसके अग्रीमेंट में लाइन लिखी हुई थी, कल को अगर आप किसी कंपनी को छोड़ के जाते हो, आप ये कंपनी अगर छोड़ते हो, तो कंपनी में रहते हुए और कंपनी को छोड़ने के बाद इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, उन्हें आप अप्रोच नहीं करोगे, उन्हें आप तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, उन्हें आप सोलिसिट नहीं करोगे, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। ये लिखा हुआ था, और ये नॉर्मली लिखा मिलता है, ध्यान रखना, सच्चाई में लिखा मिलता है। उसने साइन किया था, अग्रीमेंट साइन था। अब उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना एक काम करूं, मैं अपनी कंपनी बना लेता हूं, क्योंकि सारे क्लाइंट तो मेरे नॉन में है, सब तो मुझे जानते हैं, और बाद में इनको मैं तोड़ लूंगा। पर उसे पता था कि भैया कि अग्रीमेंट है, इसलिए फंस सकता हूं। तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने कंपनी बनाई अपनी पत्नी के नाम पर, अपने कुछ दोस्तों के नाम पर, और कंपनी के अंदर मेन पर्सन वही था, पीछे से वही काम कर रहा था। बट कंपनी बनाई किस लिए, कि जिस कंपनी के क्लाइंट थे उन्हें तोड़ना कैसे, और तोड़ने के लिए, और तोड़ तोड़ के अपनी कंपनी में जोड़ने के लिए। जब ये काम शुरू हुआ तो क्या हुआ, कस्टमर टूटने शुरू हो गए कंपनी के। अब कंपनी को लगा यार कस्टमर टूट रहे हैं, और इसके जाने के बाद टूट रहे हैं, क्यों, उसने डिजाइन डाल दिया था और कंपनी बना ली थी। तो यार ये जब से गया है, हमारी कंपनी के क्लाइंट टूट रहे हैं, कस्टमर टूट रहे हैं, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। तो क्या हुआ पता है, उसने शक किया, पहला किस पे शक किया, कि जो गया उसी पे शक किया, कि पूरा कंट्रोल इसी के पास था, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास थी, ये बेनिफिट ले रहा है, और इसने अग्रीमेंट को ब्रीच किया है। और याद रखो, इसी को बोलते हैं इंजंक्शन। आप पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट में इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन। तो उस कंपनी ने केस फाइल किया, सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन सिंपली मीन द मोड ऑफ सिक्योरिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो कर रहे हो बंद करो उस काम को और वापस लेके आओ। जब उसको बोला गया तो बोला भैया कैसी बात कर रहे हो, मैं अलग कंपनी, मेरी कंपनी थोड़ी है, मैं थोड़ी कंपनी, कोई कंपनी तुम्हारे क्लाइंट तोड़ रही, मैं थोड़ी तोड़ रहा हूं, इसने बोला। अब क्या हुआ, उस कंपनी को पक्का कंफर्म था कि इसी ने हमारे क्लाइंट तोड़े हैं, तो उस कंपनी ने केस फाइल कर दिया इसके ऊपर, सूट फॉर इंजंक्शन का, कि भैया ये कर रहा है। अब बताओ, कोर्ट में केस पहुंचा, जब पूरी कहानी सुनी, तुम्हें क्या लगता है कैसे पता चलेगा जो कंपनी बनी है, नई कंपनी बनी है, जो क्लाइंट तोड़ रही है इनके, उस कंपनी के पीछे मैं हूं, कैसे कंफर्म हुआ, बताओ कोर्ट को, बताओ बताओ बताओ। हाँ, मेरे की जगह फॉर्म करे, हाँ जी, कहाँ पे, मेरी की जगह फॉर्म लिख दिया, कहाँ पे लिख दिया, हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ जी बोलो बोलो बोलो, क्या कैसे कंफर्म होगा, टेल मी। ऑब्वियस सर, उस कंपनी की ईमेल को लिफ्ट कर दो, और जैसे ईमेल लिफ्ट करोगे दिख जाएगा। और यही हुआ हमारे इस वाले केस में भी, गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी वर्सेस हॉर्न। यहां पर वो व्यक्ति हॉर्न था बेटा, जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था गिलफोर्ड कंपनी के अंदर। उसके साथ में अग्रीमेंट था पोजीशन के साथ में, कि कभी भी कंपनी छोड़ने के बाद या कंपनी में रहते हुए, चाहे कंपनी लेफ्ट जाए, छोड़ के जाए या रहे, वो कंपनी के कस्टमर को, सोलिसिटेड कस्टमर को अप्रोच नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, कोशिश नहीं करेगा। बट उसने कंपनी को क्या किया, उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन देने के बाद क्या किया, रिजाइन देने के बाद में उसने क्या किया, उसने अपने एक कंपनी बनाई, और अपने नाम पर नहीं बनाई, अपनी पत्नी के नाम पर बनाई, और अपने कुछ दोस्तों के नाम पर बनाई, कंपनी बनाई। और बनाने के बाद क्या किया उसने कस्टमर तोड़ने शुरू कर दिए। कंपनी को डाउट हुआ तो कंपनी ने केस फाइल कर दिया, याद रखना। तो हु वाज द प्लेंटिफ इन दिस केस, एनएसपी। पी मतलब कौन, प्लेंटिफ कौन था, गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी ने केस फाइल किया हॉर्न के ऊपर। जब केस फाइल हुआ तो केस फाइल होने के बाद कंफर्म हुआ कि अरे इस कंपनी के पीछे तो यही इंसान था, हॉर्न था। तो बताओ ना, क्या यहां पर हॉर्न की लायबिलिटी फिक्स की गई, नहीं की गई, बताओ।
क्या हॉर्न को पर्सनल लायबल किया गया उसके लॉस के लिए, कंपनी के लॉस के लिए? और दूसरा, क्या उसे करने से मना किया गया? यस और नो, बताइए। तो जजमेंट किसके फेवर में गया? बताओ बताओ, कम जजमेंट किसके फेवर में गया? तो लिख लो भैया, नोट कर लेते हैं। कब बेटे, कब कंपनी अगर बनाई गई तो केस स्टडी का नाम क्या है? गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस ऑन। तो जब जब ऐसा होगा, साक्षात रूप से कोर्ट जमीन पर आएगा, जमीन पे होता है कोर्ट, तो क्या करेगा? कोर्ट ऑर्डर पास करेगा और जजमेंट में क्या सुनाएगा? तुम जानते हो ना, कभी सोचा यार कि तुम ये जो केस स्टडी पढ़ रहे हो तुम्हारे क्या काम आएंगे? मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ भी पढ़ता हो ना, सोचा करो, पूछा करो क्वेश्चन कि ये मेरे क्या काम आने वाला है, बताओ। कभी सोचा तुमने कि हमारी केस स्टडी कहां काम आने वाला है? एनी आइडिया ऑफ इट? एनी आइडिया? चलो यार बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जुबेर, खुशबू, तुलसी, स्नेहा, देवाशीष, सौमिता, बताइए मुझे। भुवन, लर्न बिजनेस बेटा, बताइए। तो सोचो तुमने कि कहां काम आएगा तुम्हारे केस स्टडी? केस पढ़ रहे हो तुम, यहां पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे हो, कहां काम आएंगे तुम्हारे केस स्टडीज? एनी आइडिया ऑफ इट? क्या रियल में कहीं काम आते हैं क्या केस? पूछ रहा हूं तुमसे, पता होना चाहिए तुमको ये बात, क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ रहे हो किताबी कीड़े थोड़ी हम लोग, है ना? क्या कहीं काम आएगा? काम आएगा। कहां काम आता है सर? कहां काम आता है? याद रखना। आज एक बात, एक पर्सन के बात बोल रहा था, एक पर्सन ने मुझे रैंडम पूछ लिया, पता है? एक ऐसे व्यक्ति मिला, एक वो इंजीनियर था, ठीक है? तो ही वो सेइंग, सर आप तो लो पढ़ाते हो और मैंने देखा लो बाबा बोलते हैं बच्चे आपको, तो आप ये जो केस वगैरह पढ़ाते हो किस काम में आते हैं? तो मैंने एक बात बोली, कह रहा एग्जाम में नलायक, एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए नलायक नहीं। अब सुनो, बताता हूं, लर्न बिजनेस में मैं बताता हूं, शो में तो सुनो, पढ़ाई पढ़ो मत ना यार, सीखो ना, क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग? तो मैंने उसको जवाब क्या दिया, वही जवाब तुमको दे रहा हूं, सुन लो। और ये रियल जवाब है, मैंने बनाया नहीं जवाब घर बैठ के। आज भी किसी कोर्ट में जब कोई केस पहुंचता है ना बेटा, आज भी रियलिटी के अंदर जब कोई केस पहुंचता है, जो वो जज बैठा हुआ है ना वहां पे उस शेयर के ऊपर, ठीक है, वो न्यायमूर्ति जो वहां बैठ है वहां पे, और जानते हो जो जजमेंट दी जाती है, अगर आज मेरा कोई केस जाता है, मतलब ऐसा कोई केस जाता है, एग्जांपल, आज अगर कोई ऐसा सिमिलर केस कोर्ट में जाता है, सिमिलर केस, ऑन की जगह कोई व्यक्ति मान लो मैं हूं, कोई कंपनी दूसरी, तो अगर आज भी कोई ऐसा केस कोर्ट में जाएगा तो पता है जजमेंट ना बॉलीवुड पिक्चर की तरह नहीं होता कि जज का जो मन करेगा वो सुनाएगा। ऐसा अलाउड ही नहीं है भाई, कोई नहीं कर सकता। यस, वेरी गुड बेटा जुबेर, रेफरेंस दिया जाता है। लोअर क्या करते हैं भाई, वो रेफरेंस देंगे, जज साहब मेरी बात सुनो, गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी वाला केस है हॉर्न के साथ वाला, क्या उस केस के हिसाब से उस केस में कंपनी जो थी उसके फेवर में जजमेंट दिया गया, तो इस वाले केस में भी जजमेंट हमारे फेवर में आना चाहिए। ये रियलिटी है। जब असली केस लड़े जाते हैं, असली क्लाइंट की प्रॉब्लम तुम्हारे पास में आती है, तो तुम भी क्लाइंट को वही बताओगे कि भैया ऐसा केस पहले हो चुका है और ये केस के आधार पर जजमेंट यही होगा। कोई भी कोर्ट अपनी जजमेंट चेंज नहीं कर सकता अगर तुम्हारे पास में रेफरेंस केसेस हैं तो। जानते हो, ये रियलिटी इसलिए जरूरी है अपने पास में, समझे? हाँ यस बेटा, डे टू डे में तो वो तो काम आते हैं, लेकिन दिस द रीजन गाइज। हाँ जी, हाँ नालिनी, when we join any company it will work, exactly it will work, but in practicals and it will work, exactly, yes, this is the reason। very very good। आइए आगे बढ़े। तो क्लियर है गाइस, क्या लिखा हम लोगों ने इस चार्ट का? हमने लिखा कौन सा? जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ, जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में गया था? गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी, गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी। ये केस किसका था पता है? सूट फॉर इंजंक्शन, लिख लो, दिस केस बिलोंग्स टू सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन ऑर्डर पास करवाने के लिए कंपनी केस फाइल किया। इंजंक्शन मतलब किसी वजह को रोकना। और ये सेम कहानी मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाई है, जहां पर मैंने बाहुबली और कटप्पा, बाहुबली एग्जांपल लिया था और केजीएफ मूवी एग्जांपल लिया था। यस, फॉर रेफरेंस, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, शाबाश। डन गाइस, ओके ओके ओके, चले आगे, चलिए फोर्थ या फिफ्थ पे आता। अभी चार्ट में चल रही, ऐसे चलेगी। आओ, अगला केस कौन सा? जज साहब अगला केस कौन सा? तो केस से पहले जानते हैं कौन सा प्रोविजन है। तो केस से पहले प्रोविजन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन एंड वेलफेयर लेजिस्लेशन। कंपनी अवॉइडिंग
लीगल ऑब्लिगेशन एंड वेलफेयर लेजिस्लेशन। एज यू नो गाइज, आपके सिलेबस के अंदर अलग अलग एक्ट्स हैं, है ना। क्यों पढ़ने को मिल रहे हैं? अगेन मेरा क्वेश्चन, क्यों पढ़ने को मिल रहे हैं? इसीलिए पढ़ने को मिल रहे हैं क्योंकि अगर तुम्हें एक्ट की नॉलेज होगी तो कल को तुम बेवकूफ नहीं बनने वाले। तुम्हारे पास इस नॉलेज के बेसिस के ऊपर तुम केसेस लड़ सकते हो, तुम अपने जजमेंट पास कर सकते हो। इवन तुम्हें पता होगा क्या मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा और क्या नहीं बिगाड़ पाएगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। आओ तो पॉइंट समझना, क्या बोल रहा हूं, रीडिंग करना। कह रहा भैया क्या था केस, व्हेन ए कंपनी ट्राइज टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। गाइस सिंपल सी बात, सभी एक्ट्स के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन है। लीगल प्रोविजन मतलब लीगल ऑब्लिगेशन। लॉ में क्या पढ़ते हैं? लॉ में लिखी हर एक बात क्या प्रोविजन है। प्रोविजन में क्या लिखा होता है? प्रोविजन कहता है प्रोविजन आपके लिए लीगल ऑब्लिगेशन लेके आता है। ऑब्लिगेशन बोलते हैं दायित्व, मतलब बाउंड करता है आपको। तो अलग कंपनी, सुनना, कंपनी एक्ट में, इंडस्ट्रियल लॉ में, कॉमर्शियल लॉ में जितनी बातें लिखी हुई हैं, अगर कोई भी कंपनी अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती है, तो ऐसे केस में अगर आप कंपनी पे केस डालोगे तो क्या जजमेंट तुम्हारे फेवर में आएगा या नहीं आएगा? इट वाज प्री डिसाइडेड, तुम्हें पहले से पता है कि क्या होगा। और यही हुआ इस केस में भी, जहां पर एज पर दी बोनस एक्ट, अभी तो हमारा पूरा कंबाइन एक्ट हो गया, कोड ऑफ वेजेस बोलते हैं उसको, पहले था अलग से ना बोनस एक्ट। तो बोनस एक्ट के हिसाब से एम्प्लॉइज को बोनस मिलना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है। बोनस देना किसी के लिए ऑप्शन नहीं है। कंपनीज के लिए आज भी प्रोविजन है कि कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो अपने प्रॉफिट अगर कमाती है तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसको बोनस देना पड़ेगा। आप पढ़ते हो ना, आप एक्ट कौन से, ईपीएफओ, ईएसआईसी पढ़ते हो ना, ये एक्ट तो आपके पास में, तो उनमें जो लिखा होगा वो करना पड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या हुआ, अगर नहीं दिया तो क्या होगा? यू कैन फाइल ए केस अगेंस्ट द कंपनी और कोर्ट तुम्हें दिलवा देगा। ये श्योर है, 200% पत्थर की लकीर है भाई। आओ बात करते हैं। तो ये केस हुआ बेटा पहले कब, पढ़ने क्या बोल रहा है सर, अगर ऐसा हुआ किस पे, द कॉर्पोरेट वेल शैल बी लिफ्टेड टू लुक द रियल सिचुएशन, कि कोर्ट उसकी वेल को लिफ्ट करेगा कब? ये कहानी कैसे, सुनना कहानी। कहानी का नाम बेटा वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस, और ये केस तुमने कभी ध्यान से पढ़ा नहीं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ना, पेड़ जो खासकर पेड़ वाले वो भी सुनो ध्यान से, तुमने केस कैसे पढ़ा है। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। सेम नाम है क्या? नहीं, इस कहानी के अंदर आगे बढ़ा वर्कमैन, इट मींस ए लेबर यूनियन। लेकिन सर हम तो पढ़ चुके हैं। हाँ मैं मानता हूं हाँ आपने पढ़ लिया फिर तो। हाँ, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड, रिकॉल कर लो अभी हैंड टू हैंड। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड, कंपनी का नाम वही है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, यहां भी वही लिखा हुआ है। तो कंपनी की लेबर यूनियन ने, वर्कमैन ने केस फाइल किया अपनी कंपनी के ऊपर। किस बात के लिए? कि जो हमारा बोनस का पैसा बनता है वो बनता है 16% के हिसाब से, एज जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसके हिसाब से, लेकिन आप हमें दे रहे हो 4%। क्यों? कंपनी ने बोला जी जो पैसा मेरे पास में आया था वो पैसा तो मैंने मेरी दूसरी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उस कंपनी में खर्च हो गया पैसा तो है ही नहीं मेरे पास में, है ही नहीं, खर्च पैसा ही नहीं है। अब कंपनी के पास डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में जो इनकम आती है उसको उसके अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के उसके अकॉर्डिंग वो क्या करना पड़ता है, बोनस रिलीज करना पड़ता है। और वही इस केस में सुनो, कहानी क्या थी, परसों केस स्टडी क्या थी सर? कहानी ये थी सिंपल सी बात, इस कंपनी के पास में क्या था, इस कंपनी के पास में एक कंपनी थी इनार्को कंपनी, कौन सी? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड के पास में इनार्को से डिविडेंड की एनुअल इनकम आती थी, पैसा आया करता डिविडेंड के नाम पर, क्योंकि किसने, इस कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा था। और एज पर द लॉ, एज पर द बोनस एक्ट, ये लिखा हुआ है कि कंपनी के पास अगर डिविडेंड की इनकम आती है तो उसको भी बोनस के कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो कंपनी को पता रही बात, कंपनी क्या दिमाग लगाया, कंपनी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इस पैसे को अपनी बनाई एक सब्सिडरी कंपनी में ट्रांसफर कर दूं। नाम था अरिल होल्डिंग लिमिटेड। किसकी थी ये? इसकी सब्सिडरी थी, कंपनी थी, उसमें ट्रांसफर कर देता हूं। तो उसने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, किस लिए? कि पैसा होगा नहीं तो बोनस भी कम देना पड़ेगा। अब एम्प्लॉइज बोले जी बोनस इस बार तो पैसा बहुत आया हमारे पास कंपनी के पास में, तो हमें बोनस बनता है 16% का, बट कंपनी कह रही है 4% बनता है।
तो बोनस के ऊपर केस लड़ा था इन लोगों ने। तो उस कंपनी के वर्कमैन लेबर यूनियन ने केस फाइल कर दिया कंपनी के ऊपर कि जी जो अरिल होल्डिंग लिमिटेड बनाई गई है ना, इसलिए बनाई गई है ताकि हमें बोनस का पैसा कम दिया जाए। ये केस कोर्ट में पहुंचा। तो बता कोर्ट ने क्या किया होगा? कोर्ट ने जो सब्सिडरी कंपनी जिसमें पैसा डाला गया, ये चेक करने के लिए कि क्या अरिल होल्डिंग लिमिटेड एक्चुअल में कोई काम कर रही है या नहीं कर रही, कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है या नहीं है, क्या किया होगा बेटा? टेल मी, क्या किया होगा बताइए। कोर्ट ने ये चेक करने के लिए कि अरिल होल्डिंग लिमिटेड में क्या एक्चुअली कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, क्या किया होगा बताओ? क्या किया होगा? लिफ्ट कर दी कॉर्पोरेट वेल, यही तो हुआ था। लिफ्ट की, और लिफ्ट किया पता चला भैया कि अरिल होल्डिंग लिमिटेड में एक्चुअली कोई काम हुआ ही नहीं। दिस इज नो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, कोई काम इसमें हो ही नहीं रहा। इसमें सिर्फ पैसा डाला गया इसलिए ताकि एग्जैक्टली जो मेंबर बोल रहे हैं कि भैया हमें बोनस कम दिया जाए। तो क्वेश्चन ये आया कि जजमेंट किसके फेवर में गया? किसके फेवर में गया? तो यहां पर बेटा एक नहीं दो जजमेंट थे। पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि भैया कंपनी वॉज राइट, कंपनी के फेवर में जजमेंट दिया था। बट यही केस ये वर्कमैन गए सुप्रीम कोर्ट में लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं भैया नहीं, लिफ्ट दी कॉर्पोरेट वेल और चेक करो। तो लिफ्टिंग का ऑर्डर किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बेटा। क्लियर है बेटा? ओके, तो बताओ क्या प्रोविजन है हमारे पास में? कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन। तो फिर लिखो कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन और वेलफेयर लेजिस्लेशन। मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि तुम ये पूरे प्रोविजन पढ़ चुके, तुम क्लास कवर कर चुके हो, ठीक है? क्योंकि मैं ऐसे नहीं करवाता तुम ये नहीं पढ़ाता तुम इस तरीके से, हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, हम एनएसपीसी के पैटर्न से प्रॉपर लिख के, है ना? तो गाइस मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने बातें समझ रखी है, अपने क्लासेस पढ़ रखी है, मैं रिकॉल करवा रहा हूं, ध्यान रखना। ओके हाँ, और कहोगे हाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूं इस टाइम पे, चार्ट मेकिंग करवा रहा हूं तुम्हारी। कितनी बार बोलोगे? बोलना पड़ता है बेटा बार बार ये बात, वरना बाद में कोई आएगा क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आया, समझा थोड़ी रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना? चलो तो बताइए क्या होगा अगर कोई कंपनी अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करती है या कोई वेलफेयर लॉ को तोड़ती है। वेलफेयर मतलब सोशल वेलफेयर लॉज, ईपीएफओ, ईएसआईसी, बोनस एक्ट, कोड ऑफ एजेस, सब कुछ क्या है? ये सारे वेलफेयर एक्ट्स हैं, ध्यान रखना। इनमें लिखे प्रोविजन कंपनीज को फॉलो करने मैंडेटरी हैं। तो क्वेश्चन ये आता है तो क्या होगा भैया? क्या होगा बताओ? इसका नाम क्या है? इसका नाम है, वो लिखो वर्कमैन, बनाओ चार्ट में, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। चलो बताओ क्या जजमेंट आया? जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ हुम? किसके फेवर में गया जजमेंट? बताओ बताओ बताओ, किसके फेवर में गया था? जजमेंट वॉज इन फेवर, किसके फेवर में गया बेटा? जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ किसका? वर्कमैन। सारे मजदूरों के नाम पर गया और कंपनी को वो बोनस रिलीज करना पड़ा। यस ओके, चले आगे आते हैं। अब आया 6 पार्ट के ऊपर अगला, अगला प्रोविजन। ये सारे केस कौन से हैं? जुडिशियल केस, ध्यान रखना बेटा, जुडिशियल 6 प्रोविजन। अगले पे आता हूं, कंपनी एक्टिंग एज मियर एजेंट और ट्रस्टी ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी एक्टिंग मियर एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, ये क्या है भाई? इट इज सिमिलर गाइस, ध्यान रखना, इट इज सिमिलर। कंपनी बना ली है, कंपनी आपके पास में इसलिए बना ली ताकि आप दिखावा कर सको। तो जो आपने शैम और क्लोक वाला केस पढ़ा ना, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज सिमिलर टू दैट, ये बात ध्यान रखना। ओके आगे के लिए। ओके तो पॉइंट क्या पढ़ना, रीडिंग करना। कह रहा भैया सिंपल सी बात, इफ देयर इज एन अरेंजमेंट बिटवीन शेयर होल्डर एंड कंपनी to the effect that company will act as an agent for carrying of the business, मतलब अगर कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के जो कंपनी है, उन दोनों के बीच में इस तरीके का अरेंजमेंट हो रखा हो कि कंपनी जो भी सारा काम करेगी वो उस शेयर होल्डर के कहने पर, उस शेयर होल्डर के बिहाफ पर करेगी, तो ये कब पॉसिबल है भाई बताना? कंपनी में कुछ भी होगा तो मेरे कहने पर होगा, ये कब पॉसिबल है? टेल मी गाइस,
किसी कंपनी में कुछ भी होगा तो मेरे कहने पर होगा, ये कैसे पॉसिबल है? सर ये पॉसिबल है तब जब कंपनी के पास में कंपनी के ऑलमोस्ट सारे शेयर आपके पास हो। कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अगर आपके पास होते हैं, दैट मींस कंपनी में वही होगा जो आप चाहोगे। इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट। क्या बोला मैंने, मतलब समझ में आया? तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? अगर शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में अरेंजमेंट है कि कंपनी एजेंट के रूप में काम करेगी, देन बिजनेस उसके क्या बोले तो बिजनेस कुछ नहीं है, वो बिजनेस एसेंशियली किसका है? शेयर होल्डर का ही है। मतलब कंपनी में जो भी कुछ हुआ वो शेयर होल्डर ने किया, कंपनी में नुकसान हुआ शेयर होल्डर ने किया, कंपनी में डिसीजन लिया गया उस शेयर होल्डर ने किया। दिस इज द रीजन गाइस, ठीक है? तो वर्ड क्या है? इस अरेंजमेंट के अंदर कंपनी उस एजेंट के रूप में काम करती है। इसलिए चेक पता करने के लिए हमेशा याद रखना, जब भी कुछ फॉल्ट होगा उसी को पकड़ा जाएगा जिसके पास मेजॉरिटी स्टेक होंगे। तो क्वेश्चन क्या था? द केस स्टडी वाज एफजी फिल्म लिमिटेड वर्सेस फिल्म सेंसर बोर्ड। इंडिया की बात है। तो सुनो कहानी क्या है। अगेन एनएसपीसी, नेम, स्टोरी, प्लेंटिफ, कोर्ट जजमेंट। सुन लो, नेम क्या था? एफजी फिल्म लिमिटेड वर्सेस फिल्म सेंसर बोर्ड। इंडिया के बोर्ड की बात कर रहा हूं। एफजी फिल्म लिमिटेड कौन थी बेटा? ये एक आपके पास में जो कंपनी है, ये ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटेन की। ये कहानी क्या थी? रिकॉर्ड करता हूं ताकि तुम्हें याद आ जाए। ठीक है, कहानी क्या थी? ये कहानी है बेटा इंडिपेंडेंस के बाद की। भारत को जब आजादी मिली थी, तो आजादी मिलने के बाद में, जब आजादी मिली थी, आजादी मिलने के बाद में एक बहुत बड़ा फैक्टर समझना क्या हुआ। मिलने के बाद में जो भारत के अंदर जो बॉलीवुड स्टार्ट हो रहा था, जो बॉलीवुड सुना, बॉलीवुड पिक्चर आती है, बॉलीवुड पिक्चर आती है, तो हमारा बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो लगातार बढ़ रही थी, स्टार्ट ही हुई थी। बट उस समय के ऊपर जो अदर कंट्रीज हैं, जैसे यूएस, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, ब्रिटिश कंपनी है, चाइना, हांगकांग, चाइना की कंपनीज की बात कर लूं, तो इनकी जो इंडस्ट्री थी ना, जो फिल्में बना रही थी, वो ऑलरेडी डेवलप थी पहले से। ये कंट्रीज के अंदर इनकी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप थी पहले से। तो हुआ क्या, ये कंपनीज की जो फिल्में थी इंडिया में लॉन्च हुआ करती थी, बट हमारे देश के सेंसर बोर्ड ने डिसाइड किया कि भैया ऐसे तो कभी बॉलीवुड कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो इसने क्या किया था उस समय पर बेटा, अमेरिका, यूएस के ऊपर एक बैन लगाया था इंडिया ने, द बैन ऑन फिल्म इंडस्ट्री। कि यूएस मतलब अमेरिका की कोई भी कंपनी, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी इंडिया में अपनी कोई फिल्म लॉन्च नहीं कर पाएगी। ये हुआ था बेटा, पहले हो चुका, रियल में हुआ था ये, कि इंडिया के अंदर कोई भी अमेरिकन कंपनी अपनी फिल्म को लॉन्च नहीं कर सकती, क्योंकि हमें भैया अपने पे काम करना है। ठीक है, ये हुआ था। तो वहां क्या हुआ, उस समय पर एक अमेरिकन कंपनी थी जो इंडिया में एक फिल्म लॉन्च करना चाहती थी, बट व्हाट वाज द सिनेरियो, एज पर द बैन, जो बैन लगा हुआ था उसके हिसाब से डायरेक्टली वो इंडिया में फिल्म लॉन्च नहीं कर सकती थी। तो उसने क्या किया, उस अमेरिकन कंपनी ने दिमाग लगाया कि भैया मैं एक ब्रिटेन की कंपनी खरीद लेती हूं, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी को हमने बैन नहीं लगाया था, ब्रिटेन की कंपनी में हमने बैन नहीं लगाया था। तो उसने दिमाग लगाया कि अमेरिकन कंपनी वाले ने ब्रिटेन की कंपनी खरीद ली मतलब उस कंपनी के 90% से ज्यादा के स्टेक, ज्यादा की शेयर होल्डिंग उस अमेरिकन कंपनी के प्रेसिडेंट के पास थे, उसका तो मालिक था उसके पास थे। तो उसने क्या किया, उसने इस कंपनी के स्टेक खरीद लिए। मतलब अब एफजी लिमिटेड जो थी ये अमेरिकन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन गई। उसी के जो वो कहेगा वही होगा, कॉमन सी बात है, जिसके पास मेजॉरिटी स्टेक होते हैं उसी की बात मानी जाती है। ये तरीका है भैया, सब्सिडरी कंपनी में वही होगा जो होल्डिंग कंपनी चाहेगी। तो हुआ क्या, उसने क्या किया, उसके थ्रू वो फिल्म इंडिया में लॉन्च करनी चाहिए। तो इंडिया के सेंसर बोर्ड ने वो भी मना कर दिया, इंडिया के फिल्म सेंसर बोर्ड ने डिनाई कर दिया कि नहीं भैया ये वाली फिल्म लॉन्च नहीं हो सकती इंडिया के अंदर। तो बोला क्यों नहीं हो सकती, तो ये मुद्दा उठा। तो ये अब कॉमन सी बात है, ब्रिटेन के लोग, अमेरिकन लोग, समझ रहे हो, तो इसको शक हुआ, इसने मना कर दिया। तो इस कंपनी के ने केस फाइल कर दिया, किसके कहने पर, उस अमेरिकन कंपनी के प्रेसिडेंट के कहने पर केस फाइल कर दिया इंडिया के फिल्म सेंसर बोर्ड के ऊपर, ये बोलकर कि ऐसे कैसे नहीं करने दोगे, क्योंकि हमें, हम पे बैन थोड़ी है, हम लॉन्च कर रहे हैं फिल्म को। क्वेश्चन ये आया इसका, इसने क्या हुआ, जो फिल्म सेंसर बोर्ड था इसने कंटेंट क्या कोर्ट में ये बोला कि नहीं नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली जो एफजी कंपनी है जो फिल्म लॉन्च कर रही है वो अमेरिकन कंपनी के थ्रू कर रही है, ये कंपनी उसी कंपनी की एजेंट के रूप में काम कर रही है, इंडिया में एजेंट के रूप में काम कर रही है, मालिक तो कोई और ही है इसका। तो मुझे बताओ कोर्ट ने कैसे पता लगाया
कोर्ट ने कैसे पता लगाया कि एक्चुअली जो फिल्म, जो एफजी फिल्म लिमिटेड है, इसका ओनर भी अमेरिकन ही है? टेल मी गाइस, कैसे? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कोर्ट ने इसकी वेल को लिफ्ट कर दिया, और लिफ्ट किया तो जो तुम्हें मैंने कहानी सुनाई ना, ये पूरी कहानी इसके पिक्चर की पीछे की कहानी थी। तब पता चला कि अच्छा, इसके पास में जो ब्रिटिश कंपनी है, इसी के अंदर 90% जो स्टेक होल्डिंग है वो अमेरिकन कंपनी के ओनर के पास में है। इसलिए इस फिल्म को यहां पर ब्रिटिश फिल्म के रूप में लाया तो जा रहा है, बट है नहीं। तो कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने क्लियर डिसीजन दिया कि नहीं भैया, अमेरिकन कंपनी की नॉमिनी है, एजेंट है कौन? ये एफजी फिल्म लिमिटेड, और फिल्म लॉन्च नहीं हो पाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? डन है? तो लिख लो कौन सा? कंपनी एक्टिंग मियर एन एजेंट, कंपनी एक्टिंग मियर एन एजेंट। ध्यान रखना, जब भी कोई कंपनी, नॉर्मली समझना, जब भी कोई कंपनी किसी के एजेंट के रूप में काम कर रही होगी, ठीक है, और वहां पर प्रॉब्लम दिख रही होगी, तो ऑलवेज रिमेंबर उस एजेंट, जो कंपनी, जो एजेंट कंपनी है, उसकी वेल को लिफ्ट किया जाएगा चेक करने के लिए कंट्रोल किसके पास में है। तो मेरा एजेंट ऑफ अदर कंपनी, ऑफ अदर कंपनी। तो ऐसे सारे केसेस के अंदर बेटे हमेशा जजमेंट लिया जाएगा। तो पॉइंट क्या है? व्हाट वाज द केस स्टडी? इज एफजी, कुछ प्लेस पे आरजी लिखा मिलता है, रखना। तो री था, री मतलब दोबारा केस, उसको उठाया गया था, खोला, ओपन, री लिखा है ना, री, री मतलब रीओपन, केस बंद हुआ फिर दोबारा खुला। तो व्हाट इज कॉल्ड? एफजी फिल्म लिमिटेड इज ए कंपनी वर्सेस फिल्म सेंसर बोर्ड, इंडिया का फिल्म सेंसर बोर्ड। तो बताओ भाई लोगों, क्या जजमेंट रहा? जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ किसके? किसके फेवर में गया? जजमेंट वॉज इन फेवर, वॉज इन फेवर ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड, इंडिया के सेंसर बोर्ड के फेवर में गया। ये प्रूव हो गया था कि भैया ये एफजी फिल्म कोई और नहीं, ये अमेरिकन कंपनी की ही एजेंट है। जाने गाइस? क्लियर? आगे बढ़ो, एक लास्ट और पढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लास्ट है, फिर खत्म हो जाएगा पूरा पार्ट। थोड़ा टाइम मैंने लगाया इस प्रोविजन पे, क्योंकि केस स्टडीज में बच्चों को दिक्कतें आती है, इसलिए मैंने रिकॉल केस स्टडी करवा दिया। अदरवाइज ये पार्ट मुश्किल से 15 मिनट का था, अगर मैं से फास्ट फॉरवर्ड में 4 बनवाता तो, ठीक है। बट कोई कंसर्न नहीं है, आपको समझ में अच्छी बात है, ठीक है। ओके, तो पॉइंट इज, एक बच्चे ने लिखा था मुझे, पेट बच्चे ने, कि सर ये पार्ट थोड़ा रिकॉल हम कर लेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिसोबिंग द कोर्ट ऑर्डर। कंटेम्प्ट मतलब होता है अवहेलना करना, याद रखना, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना। अवहेलना मतलब अपोज करना, नहीं मानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। तो लिखो, अगर कंपनी बनाई गई है इसलिए कि भैया आप कोर्ट के ऑर्डर की का कंटेम्प्ट कर सको, अवहेलना कर सको, उसके अगेंस्ट में जा सको, उसके ऑर्डर को डिसओबे कर सको, तो ऐसे केस के अंदर भी कोर्ट उस कंपनी की कॉर्पोरेट को लिफ्ट करेगा, ये पता करने के लिए कि क्या यही वो कंपनी है, इसके पीछे के लोग वही हैं जिनको मैंने ऑर्डर पास किया था, क्या वही वो लोग हैं जो एक्चुअली मेरे ऑर्डर अगेंस्ट में जा रहे हैं, कि चेक करने के लिए। तो पॉइंट क्या पढ़, रीडिंग करना, क्या बोल रहा है? कह रहा भैया सिंपल सी बात, कंपनी, सुनना, कंपनी भी एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट डिसओबे द ऑर्डर। सुनो ना, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, कंपनी कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन कैसे कर सकती है? नहीं पॉसिबल है। तो पॉइंट क्या है? कोर्ट शैल पियर्स द कॉर्पोरेट वेल, कोर्ट उस कंपनी की कॉर्पोरेट को पियर्स मतलब लिफ्ट कर देगा, पियर्स कर देगा, किस लिए? एंड शैल मेक द पर्सन बिहाइंड इट लायबल। याद रखना बेटा, जब जब कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा, कोर्ट का ऑर्डर डिसोबे होगा, कोर्ट पनिशमेंट देता है। और इस वाले केस में तो बेटा 15 दिन की जेल भी हुई थी, 15 डेज इंप्रिजनमेंट। ये केस है दिल्ली हाई कोर्ट का, द केस बिलोंग्स टू दिल्ली हाई कोर्ट। सच्ची वाले केस है ना बेटा, दिल्ली हाई कोर्ट का केस स्टडी है। 15 डेज की जेल भी हुई थी इसके अंदर, तो इसके लोगों को, ठीक है, तो कोर्ट माफ नहीं करता। क्या था? तो वर्ड है, नेक्स्ट वन इज 7th लिखते हैं, बताता हूं क्या केस स्टडी था, फिर ये खत्म होगा। तो सुनो 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 भाई लोगों, बनाओ चार्ट। नेक्स्ट
जब तक केस स्टडी चल रही है ना, चार्ट इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, वरना ना हमारा केस स्टडी चार्ट बड़ा फास्टली भागता। आओ, तो व्हाट इज कॉल्ड कंपनी फॉर्म, लिखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, डिसोबेइंग द कोर्ट ऑर्डर। लास्ट है पॉइंट, समझते हैं इसको, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा। वन इज लास्ट। हाँ जी, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत पुराना है बेटा, ये बहुत पहले ढूंढा था, लगा लिया था, है ना। थैंक यू, मुझे फील आता है इसको देख के, स्टडी टाइम वाला पार्ट। ये पूरा बैकग्राउंड तो और ज्यादा अच्छा है, इससे पिछले बिजली कड़क रही होती है करके मजा आता है ना। ओके, चले सुनो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुनो भाई लोगों, द पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर हियर कि भैया जब भी कोर्ट के ऑर्डर का डिसओबे होगा, कोर्ट पनिशमेंट देगा यार। अगर कंपनी तुमने इसलिए ओपन की कि तुम कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे कर सको, कोर्ट उस कंपनी की कोर्ट ऑर्डर को लिफ्ट कर देगा और पनिशमेंट देगा। तो पॉइंट क्या पढ़ना, द पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। लिखो ज्योति लिमिटेड, केस का नाम क्या है, ज्योति, ए ज्योति, हाँ, ज्योति लिमिटेड वर्सेस कमलजीत कौर। एक्चुअली ये केस पूरा कमलजीत कौर नहीं है, एंड बसीन ब्रदर्स, बसीन ब्रदर्स, ये केस इसका है बेटा, ज्योति लिमिटेड वर्सेस बसीन ब्रदर्स। पूरे केस का नाम ये है, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं ज्योति लिमिटेड वर्सेस कमलजीत कौर। सिंपल सा केस था। क्या पढ़ा है आप लोगों ने, केस में क्या पढ़ा, क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है सर कि इस कहानी के अंदर एक बात तो क्लियर है, ये है प्लेंटिफ। केस फाइल किया, क्या हुआ, दो भाई थे भाई, सुनना, ट्विंस थे, ट्विंस, जुड़वा, दिल्ली के अंदर, ठीक है, ठीक है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक, उनकी एक पार्टनरशिप फॉर्म थी, ठीक है। उस बिल्डिंग के अंदर, जिस पार्टनरशिप फॉर्म में बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के अंदर उनके कुछ फ्लोर्स थे, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, थर्ड और फोर्थ फ्लोर, उस बिल्डिंग का थर्ड और फोर्थ फ्लोर एक कंपनी को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कंपनी का नाम था ज्योति लिमिटेड, ठीक है। ये बसीन ब्रदर जो दिख रहे तुमको, कमलजीत और बसीन ब्रदर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पार्टनरशिप फॉर्म के लिए थर्ड और फोर्थ फ्लोर बेचने की बात कर दी। ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किससे, ज्योति लिमिटेड से, और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर दिया, कोर्ट ने करने से मना कर दिया। तो जो ज्योति लिमिटेड थी वो कोर्ट में पहुंच गई। सुनना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, चल रही है, अभी कहानी चल रही है, दो बार केस हुआ। वो कोर्ट में पहुंच गई तो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल किया। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डीलिंग हो चुकी है, तुम्हारी फर्म के नाम में डीलिंग हो चुकी है, तो बेचो उनको। तो उन्होंने बोला सॉरी सर, अभी तो हम क्या करें। तो बेटा स्टे ऑर्डर लेके आ गए, कौन, ये ज्योति लिमिटेड स्टे ऑर्डर लेके आ गई कि ये अगर मुझे नहीं बेच रहे हो तो जब तक केस चलेगा ये किसी और को नहीं बेच सकते। ये जो ब्रदर दिख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म वाले, किसी और को नहीं बेच पाएंगे। अब बेचारे सोचते यार हम तो फंस गए, क्या करें, हमारी प्रॉपर्टी तो फंस गई, कहां लेके जाए प्रॉपर्टी को, क्या करें। तो दोनों ने दिमाग लगाया और दिमाग में क्या किया, उन्होंने कंपनी बनाई, दे फॉर्म्ड ए कंपनी। हाई कोर्ट ने क्या किया, स्टे ऑर्डर लगा दिया। रेस्ट्रेंट ऑर्डर मतलब, रेस्ट्रेंट मतलब स्टे ऑर्डर, कि नहीं बेच सकते, ठीक है। तो मना, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया नहीं बेचना, बट दोनों दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं हम एक कंपनी खोलते हैं। उन्होंने कंपनी खोली, एक बन गया चेयरमैन, एक बन गया एमडी, प्राइवेट कंपनी खोली। और क्या किया उन्होंने, क्या किया, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया उस कंपनी को। पहले फर्म थी, कंपनी बना ली, कंपनी में चेयरमैन भी वही, एमडी भी वही। और क्या किया, वो प्रॉपर्टी, वो थर्ड फोर्थ फ्लोर इसके नाम पर बेच दिए, कि हमने बेच दिया जी, बिक गया जी, कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो चुका, हमारा नहीं है, हमारा है ही नहीं जी, ये थर्ड फ्लोर प्रॉपर्टी हमारा है ही नहीं, हमने बेच बाज दिया। अब क्या हुआ, जब ये मुद्दा उठा तो ज्योति लिमिटेड ने केस फाइल किया इस कंपनी के ऊपर, कमलजीत कौर और बसीन ब्रदर्स के ऊपर। क्या फाइल किया कि देखो जी, ये जो कंपनी जिसके नाम पर ये बोल रहे कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी की प्रॉपर्टी है, ये कंपनी कोई और नहीं, यही दोनों भाई हैं, यही दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा हैं ये। तो क्या हुआ, कोर्ट ने क्या किया, केस फाइल किया। प्लेंटिफ ये था, स्टोरी ये थी, नेम ये था। कोर्ट ने केस फाइल करने, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने उनकी बात सुनने के बाद में ये चेक करने के लिए, ठीक है, सच में ऐसा हुआ, कोर्ट ने उस नई बनाई कंपनी का, जिसके अंदर ये चेयरमैन और एमडी थे, उस कंपनी का कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर दिया। और लिफ्ट करने के बाद पता चला कि भैया पीछे तो यही दोनों बैठे हुए हैं,
यही चेयरमैन और यही एमडी है। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, 2 ऑर्डर निकल के आए। पहला ऑर्डर निकला कि 3rd एंड 4th फ्लोर बेचना पड़ेगा ज्योति लिमिटेड को। दूसरा ऑर्डर निकला कि तुमने मेरे कंटेम्प्ट ऑफ, तुमने मेरे ऑर्डर का अवहेलना किया, डिसोबे किया है, तो 15 दिन की जेल भी हो गया काट के, और जेल भी काट के आए थे बेटा। दिस इज द रीजन बेटा, ठीक है। तो पॉइंट क्या लिख ले, कौन सा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बताओ, जजमेंट इस फेवर में क्या, जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ, जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ, जजमेंट वॉज इन फेवर ऑफ ज्योति लिमिटेड में जजमेंट पास हुआ था। इट वाज द आंसर बेटा। तो ये बन गया आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का पूरा चार्ट। यू कैन चेक दिस। हमारा लिफ्टिंग वाला पार्ट ये रहा, फीचर पहले हो चुका है। टाइप ऑफ कंपनी आई विल पिक इन द नेक्स्ट सेशन, मतलब है डे आफ्टर टुमारो ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन द सेम चैनल बेटा, ओके। और सैटरडे विल बी टेस्ट पेपर, ओके, जो आपको टॉपिक दे रखी है मैंने पेट बच्चों को। जूम पे टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, मैं लगातार बैठा रहूंगा आप लोगों के सामने, अपना काम करता रहूंगा और तुम टेस्ट दोगे बेटा, ओके, ठीक है। लेकिन प्रॉपरली पेपर क्लास में ही खुलेगा, शानदार, ठीक है। नया पेपर बनेगा, शानदार पेपर बनेगा, मजा आया करने का। तो गाइस एक काम करते हैं, विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ कंपनी इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। तो नेक्स्ट सेशन, और प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं, आई विल नॉट शेयर दीज नोट्स विद यू अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं लाइव ले रहा हूं, तुम भी लाइव आओ ना, लाइक हो, इतना तुम्हारा बनता है ना, इतना तो प्यार करते हो। टाइप ऑफ कंपनी, वरना मैं भी घर बैठता आराम से क्या करता ना, ओके, बट मैं कराऊंगा। कितने ही आए, कितने कम, कितने ज्यादा है, ठीक है, ओके। यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दूंगा। अभी जो सीओसी एमर्स का मैंने ग्रुप बना रखा है वो तो पेड वालों का, शायद जो पेड बच्चे हैं उनको बोल देता हूँ, वो सीओसी एमर्स का जो ग्रुप है मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। और जो पुराने, जो अपने पास, जो एग्जांपल के लिए अनपेड भी है, सेल्फ स्टडी करना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम्हारा अलग से ग्रुप बना रखा है मैंने, अलग अलग रिसोर्सेज तुम्हारे पास आते रहते हैं, ओके। आई विल शेयर दैट टू। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू फॉर द हार्ट, है ना। टिंग 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 टिंग। क्लासेस आज प्राइवेट नहीं करूंगा, बट फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन का सेशन विल बी प्राइवेट बेटा, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। अगली क्लास से सेशन खत्म होते ही प्राइवेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मैं कर दूंगा प्राइवेट, ओके ओके। ऐसे मतलब थोड़ी है, इतने सारे बच्चे हैं बताओ, है ना, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस। गाना का कौन सा, बाय बाय ओ टाटा, सी यू अगेन, ओ परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन। इस पे लिख लो कब होगा, द नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन फ्राइडे 9:30 PM नाइट में होगा, ओके। सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस। और लाइक को लाइक नहीं किया करके जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके कर लो, क्योंकि इस पे तुम्हारे नोटिफिकेशन मैं ही लेके आता रहता हूँ, कुछ नई नई चीज तुम्हारे लेके आता रहता हूँ। और अभी इसी के ऊपर जितने तुम्हारे केस स्टडीज हैं, जितने भी सारे केस स्टडीज हैं, उन सबके चेंज चलाऊंगा, प्रॉपर अलग 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 केस लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।